सादरीवाला एंड आई हैव स्कोर्ड 69 मार्क्स इन इनडायरेक्ट टैक्स। सर ने कुछ इस तरीके से पढ़ाया और जैसे कि सर बोलते हैं कि चढ़ती शराब से नहीं माहौल से। तो यूट्यूब वीडियो, रिवीजन लेक्चर्स, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, आखिर कस्टम चार्ज क्यों हुआ, अमेंडमेंट नोट्स, इन सब से कुछ ऐसे माहौल बना और कुछ ऐसे चढ़ी कि बस आ गया एग्जामिशन। So definitely best faculty for indirect taxes and 100% recommended. Thank you Yashwant Mangal sir for such amazing classes and lectures. Hello sir, CA Anup here. माहौल सर आपने तो माहौल बना दिया। IDT में 60 मार्क्स आए मेरे और AIR 48 है। थैंक यू सो मच सर। 10 का क्रेडिट क्यों मिला याद है मेरे को अभी भी। My name is Pranav Salecha. I recently cleared my CA final. I scored 412 marks with an exemption in IDT with 60 marks. I want to really thank you, Yashwant Mangal sir, for the great teaching, for his great teaching style and his valuable contributions in my success. Thank you so much, sir. Mahol. My name is Ritul Khandelwal and I am your regular class student. I got 62 marks in IDT. I really want to thank you, sir, for bringing the mahal in my life. So thank you so much, sir. माहौल बन गया और 10 का क्रेडिट भी मिल गया। This is Shweta Rajesh Salve. I am a student of CA Yashwant Mangal sir for IDT class. Exemption in IDT with 60 marks. So I am very grateful to Yashwant sir because he had given us that clarity in concept and his books are really wonderful which helped me a lot in exams. So thank you sir. CA Tamanna Patel this side from Ahmedabad. For indirect taxes I have followed CA Yashwant Mangal sir and secured 62 marks in IDT. And as sir always says, माहौल के साथ पढ़ो, which helped me to achieve this milestone. Thank you very much sir. Hi Yashwant sir, this is Mayur Sapkale from Jalgaon. I scored 74 marks in CA final IDT only because of you sir. I am Shashin Redia. I cleared my CA final in this attempt. I got exemption in IDT all because of Yashwant Mangal sir. इनके लेक्चर्स देखो, इनकी समरी बुक से पढ़ो और बस माहौल बना के आओ एग्जाम में। ओके सर स्टार्ट करें क्या? गुड मॉर्निंग। लंच के बाद अगर गुड मॉर्निंग नहीं बोला तो सो जाएंगे हम सब लोग। ओके तो सर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आई होप आपको ये समझ में आया कि अल्टीमेटली जीएसटी होता क्या है। आपको ये समझ में आ गया कि 10 का क्रेडिट क्यों मिला। क्लियर? वेट हो या सेनवेट हो, दोनों का फंडा आपने समझ में आ गया बेटा। और वही अभी सीजीएसटी और एसजीएसटी है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आईजीएसटी का रोल किस तरह से प्ले हुआ। वन नेशन वन टैक्स। आप सोचिए सर, पहले बिफोर जीएसटी अगर आपने दूसरे स्टेट से कुछ परचेज किया है, सर अगर आपने सपोज 1 लाख का कोई गुड्स है जो मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में परचेज किया, बिफोर जीएसटी उस पर लगता था सीएसटी। क्या लगता था बेटा? सपोज 1 लाख का गुड्स था, अगर 5% लगाए या 2% लगा क्या सीएसटी 2% सपोज, तो 1,02,000 हो गया बेटा। उसका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलता था, तो आपकी कॉस्टिंग कितनी बेटा? 1,02,000। वही गुड्स अगर आप 1 लाख प्लस सपोज 18% भी आईजीएसटी लग गया, वो गुड्स अगर आ रहा है अपने पास में, तो अब 1,18,000 आप पे करेंगे, पर अगेन 18,000 का क्या मिलने वाला आपको बेटा? आईटीसी। तो आप मुझे बताओ आपकी कॉस्टिंग कितनी होगी बेटा? 1 लाख की होगी ना यार। क्लियर? इसलिए वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। वन नेशन वन टैक्स तो आपको समझ में आ गया था सर कि पूरे इंडिया के अंदर एक ही एक्ट है, एक ही टैक्स लग रहा है सर, हाँ है ना। व्हाई इट इज वन मार्केट वो बोल रहा हूं मैं आपको भाई, कि अगर इंटरस्टेट परचेज किया आपने कभी तो उसका क्रेडिट आपको पहले नहीं मिलता था, तो आप अपने स्टेट से परचेज करना पसंद करते थे क्योंकि आपको क्रेडिट मिलने वाला था। वही गुड्स अगर आपने खुद के स्टेट से परचेज करी होती बिफोर जीएसटी, जिसपे वेट लगा होगा, क्या लगा होगा बेटा? तो वेट का तो आपको आईटीसी मिलता था बेटा। अगर खुद के स्टेट से परचेज करते तो 1 लाख वुड हैड बीन द कॉस्ट। वही दूसरे स्टेट से परचेज किया तो 1,02,000 वुड हैड बीन द कॉस्ट बेटा, हाँ है ना भाई। पर अभी जीएसटी आने के बाद वो सेम स्टेट से परचेज करो या अदर स्टेट से परचेज करो, सी और एस लगे या आईजीएसटी लगे, आपको पूरा आईटीसी मिलने वाला है। और पूरा आईटीसी अगर मिलने वाला है मतलब आपकी कॉस्ट 1 लाख की रहेगी ना बेटा। पहले क्या था, दूसरे स्टेट से परचेज किया तो कॉस्टिंग आपकी चेंज हो जाती थी बेटा। वन नेशन वाज नॉट वन मार्केट, हाँ है ना। सेम प्राइस पे अलग स्टेट से गुड्स नहीं आ रही थी बेटा आपकी टैक्सेशन की वजह से। अभी टैक्सेशन सेम होने की वजह से और आईजीएसटी का क्रेडिट मिलने की वजह से वन नेशन वन टैक्स वन
मार्केट हो गया। मेरी बात को समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंफ्रा कॉस्ट एक अलग चीज हो गई, बाकी टैक्सेशन की वजह से आपकी कॉस्टिंग में फर्क नहीं आएगा। ये होता है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। पहले पता है क्या होता था? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म थे, ये क्या करते थे? टैक्स प्लानिंग, कि जिस स्टेट में वेट की रेट कम होती थी बेटा, क्या बोला मालिक? उस स्टेट में उस गुड्स का गोडाउन रखते थे ये लोग। समझना बात को ध्यान से। जैसे कोई फ्रिज आपने खरीदा बेटा, ठंडा ठंडा कुल कुल, हाँ है ना सर? क्या ठंडा ठंडा? ठंडा ठंडा फ्रीज बेटा, वेरी गुड। फ्रीज ठंडा नहीं होता है बेटा, फ्रीज के अंदर कुल कुल होता है। वाओ बियर्स, नो जीएसटी नो बियर। सर सुनना, नशे के साथ भी नशे के बाद भी, वाह, मतलब ये सब दर्शन सर ने सिखाया आपको। गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, नशेड़ियो। सर अच्छा, सर का कंपनी वाओ बियर्स, फॉर्च्यून 500 भी 180। अच्छा ओ, मतलब तुम तो लोगों के मास्टर बन गए यार। मेरे को भी लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा अब तो यार। तो अब एक काम है, अच्छा डिविडेंड में एक बोतल आती है, 1 करोड़ का, 1 करोड़ का डिविडेंड भी रहता साथ में, और उसके साथ में 1 बोतल फ्री बेटा। इसका फोकस 1 करोड़ पे ही नहीं बेटा, बोतल पे ध्यान है सर। ओके तो सर ओके आप समझ रहे हो बेटा, आप पढ़ाई मत कराओ, फालतू बातें कराओ, सब एक्टिव बेटा सर। चलिए मालिक, पॉइंट ये भाई हमारा आदित्य लिख रहा है सर फ्रीज में कुछ और भी होता है, क्या रखता है तू भाई ऐसा? क्या? अच्छा इधर बेटा घर चला गया अभी। अरे भाई तू क्या रखता है ऐसा है भाई? सर कंटेक्स्ट नहीं समझ आया, कोई बात नहीं बेटा, इग्नोर कर। सर अब मेरी बात मेरे को फ्रीज के आगे बोल रहे तो कंटेक्स्ट समझ में आएगा, कंटेक्स्ट बोलने नहीं दिया, समझ में कैसे आएगा? ओके सर ध्यान देना बेटा, सुनो। अब 2 मिनट, अगर आपने कोई फ्रीज परचेज किया, समझना ये सब अभी जो बात चल रही है ना बेटा, ये सब चल रहा है आपका बेसिक जो पुराने लॉज थे, किस तरह से नया लॉ आया, फिर जैसे जैसे नया हम जीएसटी का एक्ट अभी हमने शुरू नहीं किया बेटा, ये आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि वाई जीएसटी केम, किस तरह से आया, ये चीजें समझो आप। ये चीजें बुक्स में नहीं मिलेगी आपको बेटा, ना इसके कोई नोट्स लिखना है आपको, ये केवल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, सो देट आप आपका थोड़ा सा नॉलेज बेस बढ़ जाए और जब भी आप पंचायती कर दो ना वहाँ काम आए बेटा। ओके सर सुनना बात होती है, अगला बात भी बहुत काम का आपका बेटा ये और ये चीजें बहुत काम आती है लाइफ के अंदर। ओके और इससे समझ में आएगा कि क्यों नया लॉ आया और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सुनना बात को ध्यान से सर। पॉइंट मेरा ये है आपसे कि बिफोर जीएसटी जब वेट लो हुआ करते थे, सपोज फ्रीज की बात कर लेता मैं आपसे बेटा, अब हर स्टेट वाइज रेट ऑफ वेट अलग अलग हुआ करता था। किसी स्टेट में रेट ऑफ वेट 14% है, फ्रीज पर अलग अलग गुड्स पर अलग अलग रेट है बेटा। फ्रीज पे सपोज किसी स्टेट में किसी गुड्स पर रेट कितना है 14 है, किसी में 5 है, किसी में 10 है बेटा। तो क्या होता था बच्चों, जो रेट ऑफ वेट हुआ करता था वही इंटर स्टेट सेल करने पर सीएसटी का रेट हुआ करता था। क्लियर? तो सर अगर मान लो किसी स्टेट में सपोज राजस्थान में रेट ऑफ वेट ऑन फ्रीज इज 5%, अदर स्टेट में किसी में 10 है, किसी में 15 है, किसी में ज्यादा है, कुछ भी है सर, तो लोएस्ट रेट वाज इन राजस्थान सपोज ऑन फ्रीज बिफोर जीएसटी, हाँ है ना भाई? तो रेट ऑफ वेट इज 5%। अब सोचो आप मध्य प्रदेश में बैठे हो, कहां बैठे हो बेटा? मध्य प्रदेश में बैठकर मध्य प्रदेश में सपोज रेट ऑफ वेट ऑन फ्रीज इज 14%, कितना बेटा? अब वही फ्रीज अगर आप राजस्थान से परचेस करोगे तो रेट ऑफ वेट इज 5%, इंटरस्टेट परचेस करने में क्या लगेगा? सीएसटी। सीएसटी का रेट भी कितना होगा? 5%। जो रेट ऑफ वेट हुआ करता था वही रेट ऑफ सीएसटी, कितना बच्चों? 5। अब ऐसे केस में क्या होगा, अगर सपोज आप मध्य प्रदेश में हो और आप मध्य प्रदेश के किसी शोरूम से गए, शोरूम पे गए एसी लेने के लिए, फ्रिज लेने के लिए, वो क्या बोलेंगे प्राइस आपको? 1 लाख प्लस 14% वेट। वही आपने अमेजोन पे प्राइस देखा बेटा,
अमेजोन क्या कर रहा है, उसने फ्रीज का स्टोरेज कहाँ किया बेटा, राजस्थान में। क्लियर, वहां से वो बेचेगा आपको माल कहाँ, मध्य प्रदेश में। आपने अमेजोन में प्राइस देखा कितना दिखेगा वहां पे बेटा, 1,05,000। 5% मान लो रेट ऑफ वेट है बेटा, मान लो 5% है सर, हाँ है ना भाई, कितना दिखाएगा 1 लाख प्लस, मान लो उसने 1,06,000 में भी दे दिया, 1,000 इज द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सपोज, डिलीवरी कॉस्ट बेटा। क्लियर, तो भी आप मुझे बताओ आप पास वाले शोरूम से खरीदोगे या अमेजोन से परचेज करोगे, क्योंकि उसने उस स्टेट में उन गुड्स का स्टोरेज रखा है जहां पे रेट ऑफ टैक्स कम था। तो सर क्या होता था, आप अगर मध्य प्रदेश में हो, यू वॉन्ट लाइक टू बाय द गुड्स फ्रॉम दी मध्य प्रदेश इफ रेट ऑफ वेट इज हायर, हाँ है ना, और यही रेट ऑफ वेट अगर किसी और स्टेट से आ रही तो वो आप पसंद करोगे वहां से परचेज करना। क्लियर, समझे मेरी बात। इस तरह से अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वालों ने इस तरह से कुछ प्लानिंग करी हुई थी कुछ लोगों ने बेटा, हाँ है ना। गुड्स स्पेसिफिक इन्होंने प्लानिंग कर ली थी कि हम गुड्स स्पेसिफिक गोडाउन सेटअप करेंगे हर स्टेट वाइज जहां पे हमारी कॉस्टिंग कम है ड्यू टू लोअर रेट ऑफ टैक्स इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, हाँ है ना भाई। क्लियर, समझे मेरी बात। तो वन नेशन वन मार्केट नहीं हुआ करता था पहले बेटा, बिफोर जीएसटी। बट सर आप मुझे बताओ, जब अपना देश है बेटा, एक ही देश है बेटा अपना, हाँ है ना भाई। क्लियर, अब अलग अलग स्टेट वाइज अगर इस तरह की प्लानिंग होने लग गई तो यार नुकसान हो जाएगा ना यार। इसीलिए सर देयर वाज वन मोर रीजन बिहाइंड ब्रिंगिंग द जीएसटी इन द कंट्री, हाँ है ना भाई। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। अब किसी भी स्टेट से आप परचेस करेंगे रेट ऑफ टैक्स वही रहेगा जो अपने स्टेट में बेटा, हाँ है ना भाई। क्लियर, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर पॉइंट बेटा, यस या नो, पक्का बच्चों, डन। ये वो कुछ नॉलेज वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है ये एग्जाम में कभी नहीं पूछेंगे बेटा आपको कि रेट ऑफ वेट ऑन फ्रीज क्या था पहले, ये नहीं आएगा। पर सर अगर ये मैं नहीं बताऊंगा ना सर आपको, तो आपको ये डायलॉग याद करना पड़ेगा, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। लाइफ में कभी हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे किसी को बेटा। क्लियर, समझे मेरी बात बच्चों, आवाज नहीं आ रही हो, क्लियर, डन। तो इसीलिए सर टू ब्रिंग द टैक्सेशन एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री, गवर्नमेंट ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया, है ना। ये ऑल दीज वर इल इफेक्ट ऑफ ओल्ड टैक्सेशन इन द कंट्री, उन सबको हटा के इंटरनेशनल मार्क बेंचमार्क पे गवर्नमेंट टैक्सेशन को ले आई बेटा। क्लियर, समझे मेरी बात। अब इंटरनेशनल कंपनीज अगर कोई इंडिया में इन्वेस्ट करे तो उसको भी पहले प्लानिंग करना पड़ता था कि राजस्थान में इन्वेस्ट करे, गुजरात में करे, कहाँ करे साहब। अभी कम से कम जीएसटी आ गया है जो इंटरनेशनल बेंचमार्क पे चलता है बेटा, वर्ल्ड वाइड, समझे। तो उस वजह से उन कंट्रीज को यहाँ पे इन्वेस्ट करने में टैक्सेशन की वजह से इतना डिफिकल्टी नहीं आएगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट बेटा, यस या नो, पक्का मालिक, डन। सर ये था आपका सिस्टम, मैंने बताया जीएसटी का। आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं क्या, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर सबसे पहली बात तो ये, सर कोई भी एक्ट अगर बनता है, कोई भी एक्ट अगर बनता है तो हमेशा सेक्शन नंबर 1 क्या होता है बेटा, नहीं, सेक्शन नंबर 1 हमेशा होता है इस एक्ट का नाम क्या है। क्लियर, कमेंसमेंट, कब से कमेंस होगा, एक्सटेंड मतलब कहां एप्लीकेबल होगा, तो टाइटल, एक्सटेंड एंड टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड, मतलब सेक्शन 1 में लिखा होता है इस एक्ट का नाम होगा क्या। एक तो जीएसटी एक्ट नाम का कोई एक्ट नहीं है बेटा, नहीं ध्यान रखिएगा एक मिनट, ये सब छोटी छोटी चीजें सर बहुत काम आती है सर। ये देखिए जीएसटी एक्ट का नाम, जीएसटी एक्ट नाम से कोई एक्ट दिख रहा है क्या आपको बेटा, नहीं, जीएसटी एक्ट नाम से कोई एक्ट नहीं है। ठीक है, कॉमन सेंस में हम लोग बोलते हैं जीएसटी एक्ट, एक अलग बात होगी सर। क्लियर, तो सबसे पहला सेक्शन नंबर 1 बोलता है क्या, इस एक्ट का नाम होगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, है ना भाई। सर इट शेल एक्सटेंड टू एंटायर इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा 1 जुलाई को लिखा था बेटा, उस टाइम लिखा था बेटा। पर सुनो 2 मिनट, अभी आप बोलो ना आर्टिकल 370 आ गया, हट गया, वो तो बात की कहानी बेटा, रुको तो सही। 370 तो बाद में हटा रहे सर, 1 जुलाई 17 को जीएसटी आया। पता है सर आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एक्ट कश्मीर में तभी एप्लीकेबल होगा, तभी लागू होगा जब वहां की स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्करेंस हमको मिलेगी साहब। अभी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बोलते तो हमको मानना पड़ता है। कश्मीर में क्या था बेटा, वो कुछ भी बोले हम बोलेंगे तो ही मानना पड़ेगा। और कश्मीर गवर्नमेंट से, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट को उसकी कॉन्करेंस नहीं मिली थी एज ऑन 1 जुलाई। इसलिए 1 जुलाई को जब जीएसटी एप्लीकेबल हो तो पूरे इंडिया में अप्लाई हुआ एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ। पर 8 जुलाई को महबूबा मान गई, महबूबा मुफ्ती। सर
8 जुलाई को स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके सर उन्होंने एक्सेप्टेंस दी और स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एक्ट एप्लीकेबल कर दिया, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स था बेटा। जितनी गुड्स वहां कंज्यूम हो रही है उनको रेवेन्यू नहीं मिलता, उल्टा उनको नुकसान था इसके अंदर, इसलिए 8 अप्रैल को वहां एक्सेप्ट कर लिया और स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके इसको एप्लीकेबल कर दिया कश्मीर में भी बेटा। हाँ है ना, आर्टिकल 370 तो बाद में हट गया, अब ये परमानेंट सोल्यूशन हो गया बेटा, अब ये बार बार ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा। अरे क्लियर, डन सर। एंड थर्ड सबसेक्शन बोलता है क्या सर, इट शैल एक्सटेंड टू एंटायर इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड थर्ड बोलता है इट शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017 बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर, समझे मेरी बात, ओके डन। तो इट शैल एक्सटेंड टू एंटायर, आवाज आ रही है, एंटायर व्हाट डू मीन बाय इंडिया? भारत, हिंदुस्तान, भारत मां को डिफाइन करो सर। सर 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स प्लस 12 नॉटिकल, एक मिनट, कितना 12 नॉटिकल, कितना नॉटिकल माइल्स पता है आपको? आपका और हमारा हिंदुस्तान 200 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ है, 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम सी शोर, समुद्री किनारे से। क्लियर, कितना बेटा? 200। एंड फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स एक्ट, फॉर द पर्पस ऑफ अदर एक्ट, केवल 12 नॉटिकल माइल तक ही टैक्सेशन लॉज अप्लाई होते हैं एक्सेप्ट जीएसटी। और जीएसटी के लिए बोल दिया क्या, इट शैल एक्सटेंड टू एंटायर 200 नॉटिकल माइल्स। कितना बेटा? 200 नॉटिकल माइल तक हिंदुस्तान है और वहां तक जीएसटी लगेगा। अच्छा वैसे प्रैक्टिकली बात करें, अच्छा नॉटिकल माइल्स मतलब 1 नॉटिकल माइल इज अराउंड 1.853 किलोमीटर बेटा। अब कंटेंट शुरू हो गया जीएसटी का बेटा, है ना? अब वो हो गया, भाषणबाजी हो गया सर, ठीक है। अब एक्चुअल कंटेंट शुरू हो रहा है जीएसटी का, जो भाषणबाजी हुई ना वो बहुत काम आने वाली आ गया आपको बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चा। तो अराउंड 1.853 किलोमीटर इज द 1 नॉटिकल माइल बेटा, और 200 नॉटिकल माइल तक हिंदुस्तान है। हाँ 200 नॉटिकल माइल तक अगर हम बात करें तो फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स इज कॉल्ड इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। अच्छा देखिए, एक जस्ट आपको नॉलेज के लिए, ये जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, सर मान लो सर माना ही पड़ेगा, और ऑप्शन क्या है सर? सर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है बेटा, मेरा देश बढ़ रहा है, थोड़ा टाइम में तो ऐसे भी होने वाला बेटा, अखंड भारत, वेरी गुड बेटा। सर हाँ क्या दर्शन से ज्यादा अच्छा ना बेटा, मैं कह रहा हूं आपको बेटा, मैं यू नो सर ओके 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 सर सुनना बात ध्यान से। सर इंडिया अब पॉइंट ये बेटा, सी शोर समुद्री किनारा, वहां से 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया है। अब सर उसमें फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल, क्या बोला बच्चों? अच्छा फर्स्ट 12 मतलब ये सी शोर से फर्स्ट 12 इस तरफ बेटा, हाँ है ना भाई। पर अगर हम इस तरफ बात करेंगे बंगाल साइड में तो वो इस तरफ है बेटा, है ना, ध्यान रखना है बेटा। समझ में आया फंडा आपको? क्लियर, ओके, पकाया ना मैंने बेटा आपको? क्लियर, आप पकाओगे मैं भी पकाऊंगा, ध्यान रखना। अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि फर्स्ट 12 फ्रॉम इंडियन टेरिटरी इज कॉल्ड इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। ये इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, यहां पे तो सारे कानून अप्लाई होते हैं बेटा। और उसके बाद जो नेक्स्ट 188 नॉटिकल माइल्स है उसको बोलते हैं क्या? कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। हाँ है ना भाई? क्लियर, पता है यहां पे मोस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या इंडिया की? क्या है? फिशिंग। अबे वो फिशिंग तो ही है बेटा, पर फिश पकड़ने के लिए इतना दूर मत जाना कि फिश आपको ले जाए बेटा। क्लियर सर? द मोस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ऑयल रिग्स। ऑयल रिग मतलब हाँ ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है ना बेटा, यस, समझे मेरी बात? तेल का कुआं तो नहीं बोल सकते बेटा, कुआं तो जमीन पे होता है बेटा, पानी के अंदर कुआं नहीं होता बेटा, समझा? तो पानी में अगर अपन कूदते ना बेटा तो फिर कुएं दिखता है बेटा। ओके, और बताओ बेटा, एक्सप्लेन करूं? दोनों पकाएंगे बेटा, वेरी गुड बेटा। सर नहीं तेरा मतलब क्या मैं पका रहा हूं? ओके 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 सर, यहां तक क्लियर है क्या बेटा आपको? तो कुल मिला के ये पूरे 200 नॉटिकल माइल्स पे इंडिया की डेफिनेशन है, और वहां पे पूरे पे इंडिया की एप्लीकेबिलिटी की वजह से जीएसटी अप्लाई होता है बेटा। हाँ है ना सर? अगर ऑयल रिग पे आपने कोई मशीन बेची है या वहां से कोई मशीन लेके आया, कोई ऑयल लेके आया, जीएसटी के स्कोप में आता है बेटा। क्लियर, पक्का? ओके, ये था आपका सेक्शन नंबर 1।
सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस होती है बेटा। क्या होती है बेटा? डेफिनेशंस, जो जैसे जैसे वर्ड्स काम आएंगे हम वैसे वैसे पढ़ेंगे बेटा। जैसे इंडिया भी हमने पढ़ लिया बेटा, हाँ है ना, ऐसे ऐसे वर्ड्स हम पढ़ेंगे। आइए सर, कोई भी एक्ट, कोई भी टैक्सेशन पढ़ने से पहले एक सेक्शन होता है जिसमें लिखा था कि ये टैक्स लगेगा कब, जिसमें बताया होता है कि व्हेन दिस टैक्स विल बी चार्ज्ड, दैट सेक्शन इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन। वो सेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो है सेक्शन नंबर 9। सर दिल थाम के सुनिएगा, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है बेटा? सर CGST, इधर ध्यान, आप 2 मिनट सुनिए बेटा, एक बार चलो लिखा रख दो। हाँ जी ध्यान देना, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 ऑफ द CGST बोलता है क्या? CGST विल बी लेविड। क्या बोला सर? लेविड, लेवी होगा, टैक्स लगेगा, टैक्स चार्ज होगा ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, ऑन, क्योंकि अभी हम बात करें क्या? CGST की। जब IGST एक्ट पढ़ेंगे हम, तब वहां क्या पढ़ेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई। क्लियर? गुड। तो CGST विल बी लेविड ऑन, बोलो बोलो बोलो, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विसेज, और बोथ गुड्स या सर्विसेज और बोथ, मतलब अगर इनका कोई कॉम्बिनेशन है तो बेटा। अच्छा, बोथ का कोई रिलेवेंस आएगा नहीं सर, क्यों? आगे हम इस चैप्टर जब खत्म होगा ना बेटा अपना, उसके एंड में एक सेक्शन पढ़ेंगे हम, सेक्शन नंबर 8, वहां मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई का एक कॉन्सेप्ट दे रखा है, उसकी वजह से बोथ का रिलेवेंस नहीं आएगा। बोथ नहीं भी लिखते चल जाता बेटा, ओके, पर वो थोड़ी देर रुकिए, आपको बाद में समझ में आएगा बेटा अपने आप, हाँ है ना। पर पता है GST एक नया लॉ है बेटा, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन लेवी के स्कोप से ही बाहर निकल जाए तो GST लगेगा ही नहीं बेटा फिर तो, इसलिए गवर्नमेंट ने सेफ्टी के लिए बोथ भी लिख दिया, वरना बोथ नहीं लिखते तो भी चल जाता बच्चों। क्लियर? ओके, सो CGST विल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट दारू। सर इधर ध्यान, एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। 2 मिनट अब ध्यान देना बेटा, अमेंडमेंट है एक और, एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इधर नजर, मतलब दारू पे GST नहीं लगता। ह्यूमन कंजम्पशन जो आप पीते वो नहीं बेटा, ओके सर। ध्यान देना। ओके इधर इधर एक मिनट, ओके ओके एक वापस, ओके सर एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सर 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 एल्कोहल लिकर का इंडस्ट्रियल यूज भी बेटा, जैसे सर मेडिसिन्स, हाँ है ना बेटा। सर इसको तो बेटा घर पे जाके बेटा पीना होता ना बेटा, कब सिर्फ पी जाता बेटा पूरा ही। क्लियर है सर? तो मेडिसिन्स इनके लिए बेटा दारू नहीं, दारू दवा है बेटा। सर तो एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ध्यान देना बच्चों, प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, ठीक है। हंसी मजाक अपनी जगह अपन करेंगे सर, पर एल्कोहल लिकर लिख के मत आ जाना एग्जाम में, मार्क्स कट जाएंगे। एल्कोहल लिकर के इंडस्ट्रियल यूज भी है बेटा, ठीक है सर। एल्कोहल लिकर से सर सैनिटाइजर भी बनता है बेटा, हाँ है ना बेटा। सर अरे क्लियर, शैम्पू साबुन बहुत सारी चीजें बनती है बेटा, मेडिसिन बहुत सारी चीजें बनती है। तो एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे क्या लगता है बेटा? पुराने लॉ लगते हैं, GST नहीं लगता। अब एक मिनट और सुनो सुनो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अच्छा, अपने को हर वर्ड का ऑपरेशन करना है बेटा, इन डेप्थ मतलब इन डेप्थ, क्योंकि आपको घर जाके याद नहीं करना पड़े, बात खत्म। घर आपको देखो हाँ ये मेरे को आता है ऐसा लगना चाहिए, नॉवेल की तरह पढ़ने का बेटा, ओके। ये मेरा टारगेट मैं करके दूंगा सर आपको। सुनना बात को ध्यान से, मालिक एल्कोहल लिकर फॉर, पता है क्यों? इट हैज बीन केप्ट आउट ऑफ द स्कीम ऑफ द GST बेटा, इसको GST के दायरे से बाहर रखा गया। क्यों? क्योंकि 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 एल्कोहल लिकर बिफोर GST इस पे एक्साइज था, पर पता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता था बेटा। क्या लगता था बेटा इस पे? मतलब सेंट्रल एक्साइज नहीं था। दारू पे क्या था बेटा? स्टेट गवर्नमेंट का एक्साइज लगता था। सेकंड थिंग, सेल्स टैक्स और वेट जो लगते थे वो भी स्टेट गवर्नमेंट के लगते थे बेटा। मतलब ऑन मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ एल्कोहल देयर वाज नो रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा। सारा रेवेन्यू किसका था बेटा? स्टेट गवर्नमेंट का। सारा का सारा रेवेन्यू किसका बेटा? स्टेट गवर्नमेंट का। और अगर सोचिए इसको GST में अगर इंट्रोड्यूस कर देते तो क्या होता?
तो सर 50-50 होता रेवेन्यू बेटा, 50-50 होता बेटा। तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला नहीं, वी डोंट वांट टू शेयर आवर रेवेन्यू ऑफ दी एल्कोहल, दैट्स व्हाई इट इज केप्ट आउट ऑफ द स्कीम ऑफ दी जीएसटी। अदरवाइज आधा तेरा आधा मेरा। और आपको पता है मोदी जी वैसे पीते ही नहीं बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर, समझे मेरी बात। तो सर एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज केप्ट आउट ऑफ द स्कीम ऑफ दी जीएसटी। यहां तक क्लियर है क्या बेटा आपको? तो ये गुड्स ऐसा है जिसपे अभी भी पुराना टैक्स लगता है बेटा, वेट लगता है, स्टेट एक्साइज लगता है बच्चों, पता होगा ना आपको तो खैर, हाँ गुड। सर यहां तक समझना है एक बात और बेटा, यार दारू पे एक्साइज, दारू पे जीएसटी नहीं ना यार, दारू के लेकर कोई रॉ मटेरियल काम आ रहा है बेटा, उसको बाहर किया क्या बेटा? 2 मिनट समझना बात को ध्यान से प्लीज सर। ओके इधर नजर, 2 मिनट आप सोचेंगे ना तो आंसर आएगा। आई वॉन्ट यू टू थिंक विथ मी बेटा। और पता है मेरा टेक्निक भी ऐसा ही है कि मैं यहां बैठ के आपके सामने सिचुएशंस रखूंगा, आपको उस कंडीशन में लेके जाऊंगा, आप सोचेंगे कि क्या होना चाहिए, फिर बताऊंगा देखो ये लिखा है, और आपका दिल कहेगा हाँ यार यही तो होना चाहिए यार, ठीक है। तो मैं आपको याद नहीं कराऊंगा, मैं आपसे सोल्व करवाऊंगा, और आप अपने आप सोल्व करेंगे, देखना लो बनता जाएगा। ओके हम लो याद नहीं करेंगे, हम लो बनाएंगे यहां बैठ के बेटा। ओके मालिक मेरी कोशिश है, देखो आई विल गिव द डायरेक्शन, और मैं खिलवाऊंगा आपसे बेटा, आप खेलेंगे, मैं कोच हूं बेटा। ओके सर सुनना बात तो ध्यान से। नाउ माय पॉइंट इज दैट, देख भाई दारू पे जीएसटी नहीं है, पर दारू के लिए अगर कोई रॉ मटेरियल का हमारा तो उस पर जीएसटी है। तो चक्कर क्या पड़ा था बेटा, जो अल्कोहल लिकर मैन्युफैक्चरर थे उनका जीवन सोचो बेटा, मतलब वो लोगों को नशा चढ़वा रहे हैं और उनका नशा उतर नहीं रहा बेटा। कैसे? उनके रॉ मटेरियल पे तो लग रहा है क्या जीएसटी, और उनके सेल पे क्या लग रहा है वेट और एक्साइज लग गए, 10 का ग्रेड मिलेगा नहीं बेटा उनको। तो वो पहले तो खुश हुए बहुत दारू वाले, वाह हमारा जीएसटी नहीं आया, फिर समझ में अरे हमारा डबल लग गए। क्यों डबल लग गए? कि रॉ मटेरियल में तो जीएसटी लग गया, उसका क्रेडिट भी नहीं मिलने वाला, और सेल पे एक्साइज और वेट अलग से पे करना है बेटा। इसीलिए इस बार गवर्नमेंट ने बेवड़ों पे थोड़ी रहम खाई और इस बार अमेंडमेंट किया और बोल दिया कि जो एल्कोहल लिकर को बनाने के लिए मेन रॉ मटेरियल है, मेन कंटेंट कौन सा है? चलो 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 कोई बात, मतलब आपके आर्ग्यूमेंट देख के मैं समझ सकता हूं कि आपको कितना नॉलेज है इन डेप्थ बेटा चीजों का। बट ENA बोलते बेटा, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बेटा, ENA शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या रेक्टिफाइड स्पिरिट, इसको बोलते हैं, विच इज द मेन कंटेंट टू मैन्युफैक्चर द अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अभी इस बार अमेंडमेंट करके बोल दिया क्या कि दिस इज ऑल्सो केप्ट आउट ऑफ द लेवी ऑफ जीएसटी, और अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के साथ में लिख दिया क्या सर जीएसटी नहीं लगेगा किस पे? अनडिनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट, ENA बोलते हैं इसको, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट। हाँ है ना भाई, अनडिनेचर्ड मतलब अनडिनेचर्ड, जिसको डिनेचर्ड नहीं किया मतलब नेचर्ड, अनडिनेचर्ड ना बेटा, तो डी भी हट गया, अन भी हट गया, एक तरह से नेचर्ड बचा बेटा, एक तरह गया, मतलब प्लेन ENA बेटा एक तरह से और क्या है, क्लियर। पर हाँ इसका नाम जो है वो पूरा अपने को याद रखना पड़ेगा बेटा, अनडिनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये अगेन एक कंटेंट है, इनपुट है जो काम आता है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल लिकर, उस पे भी क्या कर दिया जीएसटी हटा दिया। अब इस पे भी पुराने लो लगेंगे। अब स्टेट गवर्नमेंट को अगेन पावर मिल गया, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा अपने अपने स्टेट लॉ के हिसाब से इन पे वेट और स्टेट एक्साइज लगाना तो लगाएगा बच्चों। हाँ है ना भाई, क्लियर, समझे मेरी बात? पक्का आवाज नहीं आ रही? तो इन पे वेट लगा देगा स्टेट गवर्नमेंट बेटा, लगा भी दिया बहुत सारे स्टेट ने, यहां तक क्लियर? ओके तो सर वापस बोलेंगे बेटा हम लोग, सर जीएसटी विल बी लेविड, CGST विल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड अनडिनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट। हाँ है ना भाई, इनको छोड़ के बाकी सारी गुड्स और सर्विस और बोथ पे क्या लगेगा बेटा जीएसटी। क्लियर, समझे मेरी बात बच्चों? ओके सर, एंड इट शैल बी लेविड, CGST विल बी
लेविड, पर रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा पता है? रेट ऑफ टैक्स विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। क्या लिखा बेटा? नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। एक मिनट, अच्छा जब हम CGST पढ़ रहे ना बेटा, तो गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा, यही अगर SGST पढ़ेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, है ना भाई? मतलब डेलीगेटेड पावर, गवर्नमेंट इज द पावर। याद आया बेटा आपको? कौन नोटिफाई करेगा? गवर्नमेंट। पर आप मुझे बताओ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे और स्टेट गवर्नमेंट कुछ अलग नोटिफाई कर दे तो झगड़ा हो जाएगा ना यार। तो क्या डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट कुछ नोटिफाई कर सकता है जीएसटी में? हमेशा क्या होगा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो कभी भी कोई भी जीएसटी के अंदर कोई नोटिफिकेशन इशू करना है, कोई रेट नोटिफाई करनी है, चेंज करनी, तो हमेशा पहले रिकमेंडेशन आएगी कहां से बेटा? जीएसटी काउंसिल से, और उसके बाद ही क्या हो पाएगा? नोटिफिकेशन इशू हो पाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज बाय स्टेट गवर्नमेंट। शायद मेरी बातें अब लिंक हो रही बेटा आपको, है ना? तो आप सोच बताइए, वो बेसिक कितना काम आता है बेटा अपने को? वो नहीं पढ़ा तो भी चल जाता बेटा। मैं बोलता था गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑन द रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल, आप मान लेते हाँ सर, पर अब जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा ना अंदर से, वो अलग लेवल का मिलेगा सर आपको। समझे मेरी बात? ओके, तो मालिक CGST will be levied at the rate notified by the government, sir, on the recommendation of the GST। तो जहां जहां पूरे GST एक्ट में देखेंगे नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, वहां हमेशा ये वर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। कौन सा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल। क्लियर है बच्चों? पक्का मालिक? ठीक। तो सर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल गवर्नमेंट क्या करेगा? रेट ऑफ टैक्स नोटिफाई करेगा, और जो रेट ऑफ टैक्स उन्होंने नोटिफाई किया है उस रेट से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा बच्चों। यस या नो? और रेट ऑफ टैक्स किस पे लगेगा? चलो रेट ऑफ टैक्स का भी एक लिमिटेशन दे दिया, बट मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स कैन बी 20%। मतलब CGST का रेट ऑफ टैक्स कैन बी मैक्सिमम, गवर्नमेंट रेट नोटिफाई तो करेगा, पर मैक्सिमम रेट कैन बी, CGST की मैक्सिमम रेट कैन बी 20%। चलिए दिल और दिमाग से आंसर देना बेटा मेरे को, बताओ मुझे इसका मतलब व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रेट ऑफ GST? What can be the maximum rate of GST? 40%. क्यों? Maximum 20% is for CGST, maximum 20 is for SGST। जहां C लगता है वहां तो S लगता है बेटा, तो maximum rate can be 40%। है ना भाई? क्लियर? डन। सर पता है वो GST कंपल्सरी से ज्यादा है बेटा, वो ये GST के अलावा अलग से टैक्स है बेटा वो, है ना? इसलिए तो अलग से लगाया है, वरना उस पर रेट हायर कर देते गवर्नमेंट। करता क्या था? अलग से लगाया, 40 के अलावा और लगेगा वो। ओके चलिए, जो भी रेट होगी टॉबैको सिगरेट्स वगैरह पे पीते होंगे आप बेटा, देखा होगा ना आपने? तो बेटा नहीं देखा, डायरेक्ट पीने लग गया। सर अब पॉइंट ये कि सर सेस जो लगता है GST सेस, वो अलग टैक्स है बेटा, ये CGST की रेट है मैक्सिमम 20% बेटा। ओके क्लियर? एंड ये 20% जो भी रेट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, ये किस अमाउंट पे लगेगा? आर वी रीडिंग, आर वी लर्निंग इनकम टैक्स? हम क्या पढ़ रहे हैं? आवाज नहीं, हम क्या पढ़ रहे सर? GST इज लेविड ऑन ट्रांजैक्शंस, इट्स अ टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन। कितना कमाया कितना गवाया उसे में मतलब नहीं है, कितने में माल बेचा है, आपने कोचिंग सर्विसेज ली कितने में ली बेटा, उस पर लगता है टैक्स। अरे हाँ है ना? क्लियर? तो सेम केस में सर GST विल बी लेविड एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, बट ऑन विच वैल्यू? ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बेटा। किस पे लगेगा बेटा? वैल्यू। ये AC मैंने परचेज किया 75,000 में, व्हाट इज द वैल्यू? 75,000। ये कैमरा मैंने परचेज किया 1 लाख में, व्हाट इज द वैल्यू? 1 लाख। तो 1 लाख पर लगेगा GST बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? इसमें कितना कमाया कितना गवाया उसे मतलब नहीं है, पर फिर भी वैल्यू क्या होता है हम पढ़ेंगे सेक्शन में 15, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा बेटा, हाँ है ना भाई? जो सेक्शन में 15 में डिफाइन किया हुआ बच्चों। क्लियर? ठीक सर। तो सर इट विल बी लेविड ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ, एंड इट शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। अब जाके आता है क्या? फुल स्टॉप। इट शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। ओके, इट शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। इधर इधर एक बार पूरा रिपीट कर दो बेटा। ये सब सेक्शन 1 खत्म हो गया बेटा आपका, ठीक है?
जो चार्जिंग सेक्शन है बेटा, वापस से सुनना बेटा, ओके, एंड अच्छे से समझेंगे, अच्छे से सुनेंगे एंड अच्छे से कनेक्ट करके पढ़ेंगे बेटा। CGST shall be levied, क्या लिखा सर? On intra-state supply of what? Goods or services or both, except alcohol liquor for human consumption or undenatured extra neutral alcohol or rectified spirits at the rate notified by the government on the recommendation of the GST Council, but not more than 20% of what? Value of such supplies of goods or service or both, as per section 15 beta, and it shall be payable by a taxable person. अच्छा, मगअप नहीं करना बेटा, है ना, एक एक वर्ड की इंपोर्टेंस पता होनी चाहिए बेटा आपको। मैं चाहता हूँ यह लिख के आपको याद करवा था, 3 बार लिखो आप भी, ठीक है, उससे मतलब नहीं बच्चों, एक एक वर्ड का इंपोर्टेंस पता होना चाहिए। इट शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल। चलो यहां तक क्लियर है क्या बेटा आपको? सेक्शन 9(1) खत्म हो गया बेटा। पे एक बार आपस से बोलेंगे, पर मैं चाहता हूं आप यहां देख के नहीं बोले बेटा, ठीक है? आप सोचे कि हो क्या रहा आखिर, ओके? दिल और दिमाग एक्सेप्ट करना चाहिए चीजों को सर, याद नहीं करना है, ओके? सर CGST लेवी कब हो रहा है सर? बस बस, क्या बोला सर? CGST लेवी कब हो रहा है सब? क्या होता है ये? मतलब ये किसने बताया आपको कि GST कब लगेगा साहब? सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 ने। मैंने आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा कि CGST कब लेवी हो रहा है? इंट्रास्टेट सप्लाई, हाँ है ना भाई? क्लियर? तो ये बात बताई किसने हम लोगों को? सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 ने बताई कि ये काम होने पे टैक्स लगेगा, ये ट्रांजैक्शन होने पे टैक्स लगेगा। ये कहां लिखा है? हाँ है ना, उसने बोला ना ये टैक्स लगेगा, इस ये काम किया तो लगेगा। क्लियर? ये टैक्स चार्ज होगा, टैक्स लेवी होगा, टैक्स इंपोज होगा, हाँ है ना भाई? इसलिए सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 को बोलते हैं क्या? चार्जिंग सेक्शन। क्लियर? सो CGST will be levied on intrastate supply of what? Goods or services or both. सारी गुड्स, सारी सर्विस और दोनों का कॉम्बिनेशन है तो बेटा, एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और अनडिनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट्स। इन गुड्स पे, इनको छोड़ दो, बाकी सारी गुड्स और सर्विस पे टैक्स लगेगा एट द रेट notified by the government on the recommendation of the GST Council, but not more than 20% of value of such goods or service or both, and it shall be payable by a taxable person. यहां तक क्लियर है क्या बेटा आपको? पक्का? पता है, आप अगर देखेंगे तो हर वर्ड में कोई ना कोई बात है सर इसके, कि CGST लेवी होगा, कब होगा? ये इंट्रास्टेट सप्लाई करने पे होगा बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? सारी गुड्स और सर्विस पे लगेगा एक्सेप्ट दारू, हाँ है ना भाई? क्लियर? नोटिफाई कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। मैक्सिमम रेट कैन बी 20%। किस चीज पे लगेगा? वैल्यू पे लगेगा। एंड इट शैल बी पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन। क्लियर? टिक। इट शैल बी पेबल बाय टैक्सेबल। व्हाट डू मीन बाय टैक्सेबल पर्सन? हाँ बोलो, गलत होगा चलेगा ना यार, क्या दिक्कत है? डिस्कस करो, इन्वॉल्व हो जाओ कि आपके ऑटोमेटिक आंसर निकलने लग जाए। गलत होगा चलेगा, मैं सही कर दूंगा बेटा, पर आप डिस्कस करो सर। नहीं नहीं, GST शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? इनडायरेक्ट टैक्स है, एंड कंज्यूमर से तो कलेक्ट करेंगे, फिर गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? हाँ सेलर। तो अभी क्या होता है बेटा कि GST में सर्विसेज भी आ गई बेटा, इसलिए सेलर और बायर की जगह सप्लायर और रेसिपिएंट यूज किया गया वर्ड हमेशा, है ना? सेलर इज करेक्ट वर्ड आपके एंड पर, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही था बेटा। उसकी जगह क्या यूज करने का? सप्लायर, और कस्टमर की जगह रेसिपिएंट। ओके मालिक? तो सर हु इज द टैक्सेबल पर्सन? सप्लायर। ओके, पर सर GST के अंदर क्या होता है बेटा? जैसे नीचे लॉरी वाला है बेटा, पानी पूरी बेचता है, तो क्या वो भी GST बिल लिखेगा ऐसा? वो भी GST में रजिस्ट्रेशन कराएगा ऐसा? समझो बात को। इसलिए एक लिमिट लगा दी बेटा। वैसे हम आगे पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर बेटा, सेक्शन नंबर 22 आएगा तब,
पर अभी तुम्हें बता रहा हूं मैं, क्योंकि काम आ रहा है इसलिए बात। 20 लाख का लिमिट रखा हुआ है। कितना रखा है बेटा? साल भर का अगर टर्नओवर, क्या बोला सर? एग्रीगेट टर्नओवर बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम बेटा, अभी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अभी इसको पढ़ा नहीं रहा मैं आपको। साल भर का टर्नओवर, वैसे कुछ केस में 40 लाख भी है, कुछ केस में 10 लाख भी बेटा, इसलिए भी क्या बोल रहा हूं 20 लाख रुपये। सर एग्रीगेट टर्नओवर अगर साल भर का टोटल टर्नओवर अगर 20 लाख रुपये क्रॉस करता है, कितना, तो ही रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आती है, वरना रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं आती है। और कुछ केस में तो हम पढ़ेंगे कि कुछ लोगों को तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर, वो भी हम आगे पढ़ेंगे बेटा, हाँ है ना। तो सुनो ध्यान से, अब ये बात मैंने क्यों बोली अब वो पानीपुरी वाला जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है ना, वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है बेटा, क्या उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा बच्चों? इसलिए जीएसटी पे तो करना पड़ेगा, पर किसको पे करना पड़ेगा? टैक्सेबल पर्सन। और टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी बेटा। टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी बेटा। अच्छा सुनो, वो पानीपुरी वाले का टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस ही नहीं कर रहा है बेटा, हाँ है ना, वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, तो क्या उससे टैक्स लेंगे क्या बच्चों? नहीं लेंगे। पर वो तो सोचता नहीं मेरे को तो रजिस्ट्रेशन लेना है, क्या बोलता है बेटा? मेरे को तो रजिस्ट्रेशन लेना है, तो वो चाहे तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। क्या बोला सर? वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, पर जैसे ही उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया, ऑल्दो ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस कर रहा तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पर अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस नहीं कर रहा, फिर भी आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो रजिस्ट्रेशन कराना, मैं तो जीएसटी पे करूंगा, मैं तो सब काम कर सकता हूं, तो आप कराओ, हमने क्या रोका है साहब। पर जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराया है, पढ़ना पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है? पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और सेकंड अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, भले वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन हो बेटा। जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो तो टैक्सेबल पर्सन है ही है, जिन्होंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा दिया वो भी क्या हो गया बेटा? टैक्सेबल पर्सन। और जो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया पर दे आर लायबल, तो भी वो क्या है बेटा? टैक्सेबल पर्सन है, तो उन पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी आएगी। अदरवाइज अगर आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो तो आपको टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। जैसे वो पानीपुरी वाला बेटा, चाय वाला, जिसका टर्नओवर साल का 20 लाख रुपए क्रॉस नहीं करता, अगर साल का टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस नहीं करता, उन्होंने अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो ऐसे केस में वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, क्योंकि ना वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, ना वो लायबल फॉर रजिस्टर्ड है जीएसटी में, हाँ है ना, न तो वो रजिस्टर्ड है ना वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है जीएसटी में, इसलिए ऐसे केस में वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है। और टैक्सेबल पर्सन नहीं है मतलब उनको कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। समझा मेरी बात? आवाज नहीं आ रही हुई? क्लियर? डन। अच्छा, वैसे रजिस्ट्रेशन वाली बात मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया है बेटा, अभी मैं शिद्दत से पढ़ूंगा आगे जब टॉपिक आएगा, ठीक है? अभी केवल ये वर्ड काम आया इसलिए मैंने आपको यह बता दिया। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, किनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, किनको नहीं कराना पड़ता है, ये आपको नहीं पता है, और ना मैंने अभी आपको बताया बेटा, जस्ट मैंने हिंट दिया है। ये टॉपिक जब आएगा तब मैं आपको वापस से लिंक करूंगा इस टॉपिक से बेटा उस टाइम पे, इसलिए अभी चिंता ना करें, रजिस्ट्रेशन के बारे में ज्यादा नहीं सोचे आप, तो अभी टैक्सेबल पर्सन के बारे में ही समझे बेटा, कि अगर टैक्सेबल पर्सन होगा तो जीएसटी पे करना, नहीं होगा तो टैक्स पे नहीं करना, बस दैट्स इट बेटा। ओके, आवाज नहीं आ रही हुई? ओके, तो वापस बोल दूंगा एक बार पूरा। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 1 बोलता है क्या? CGST विल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड अनडिनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट्स एट द रेट notified by the government on the recommendation of the GST Council, but not more than 20% of the value of such goods or service or both under section 15, and it shall be payable by a taxable person. आ गया मजा? क्या याद किया क्या बेटा? याद हो गया ना? बस ये चाहता हूं मैं आपसे। अब हर वर्ड की इंपॉर्टेंस समझ ले बेटा, याद अपने आप होएगा बेटा आपको। ओके मालिक, चलिए ये था आपका क्या? चार्जिंग सेक्शन। क्या था मालिक? जिसने बताया क्या कि जीएसटी कब लगेगा, क्लियर? पर पता है चार्जिंग सेक्शन के बाद सब सेक्शन में 2 जो आ रहा है बेटा, वहां लिखा है कि 5 गुड्स, कितनी गुड्स जिन पे जीएसटी लगेगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। मतलब उधर छोड़ दो, मेरी तरफ ध्यान दो बेटा।
5 गुड्स ऐसी है, आप आगे वाला मत पढ़ो बेटा, है ना, अभी आपके ध्यान के आगे वाला लाइन पे जा रहा है बेटा, इधर ध्यान दो। 5 गुड्स ऐसी है, कितनी मालिक? 5, जिन पे जीएसटी लगेगा बट अभी नहीं लगेगा, लगेगा फ्रॉम अ डेट जो गवर्नमेंट बताएगी, ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। अभी नहीं बताएंगे हम, कब बताएंगे बेटा? और अब तक नोटिफाई नहीं हुआ, अब तक नोटिफाई नहीं हुआ, मतलब इन पे जीएसटी अभी नहीं लगता। पता है क्या? पेट्रोल पिया होगा ना बेटा आपने, सॉरी हाँ है ना, पेट्रोलियम क्रूड सूंगा है बेटा आपने, पंप पे जाता मजा तो आता है बेटा आपको, है ना बेटा? हाँ हाँ सर सुनना, थोड़े दिन में एवरेज देने लग जाएगा बेटा सर। इधर इधर 2 मिनट सर। 5 गुड्स, अब 5 गुड्स कौन से बेटा? पेट्रोल डीजल है बेटा, इसके अंदर नाम सुनना बेटा, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल। सर वापस सुनना, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको बोलते हैं पेट्रोल, कॉमन सेंस में हम लोग बोलते हैं बेटा, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल, एटीएफ। है ना भाई? ये 5 गुड्स कौन कौन सी? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल। ये 5 गुड्स ऐसी है जिन पे जीएसटी लगेगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। है ना मालिक? क्लियर? तब लगेगा, अभी नहीं लगेगा। मतलब देखा जाए तो अब तक नोटिफाई नहीं हुई, मतलब 8% कितनी गुड्स है जिन पे जीएसटी नहीं लगता? 5 तो ये और एक दारू, हाँ है ना, दारू और दारू के वो इनपुट वगैरह बेटा। अरे यस या नो, ईएनए यस या नो, तो एक तरह से दारू की कैटेगरी एक मान लो बेटा, और ये 5 गुड्स हो गए, कितना हो गया बेटा? 6 गुड्स। 8% ये 6 गुड्स ऐसी विच आर कॉल्ड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्या बोलते हैं इसको हम? मतलब ये वो सप्लाई है जिन पे जीएसटी अभी लेवी नहीं होता है। कौन कौन सी बेटा? घूम लो और झूम लो। पेट्रोल डीजल से क्या करोगे बेटा? घूमोगे बेटा। क्लियर? दारू पी के झूमेंगे बेटा। क्लियर? तो घूम लो और झूम लो, दोनों पे जीएसटी अभी नहीं है। हाँ है ना भाई? अरे समझ में आया है क्या आपको? आवाज नहीं आ रही ओए? तो 8% these are 6 goods on which GST is not levied बेटा। These are non taxable supply, these are called non taxable supply। यहां तक क्लियर बेटा आपको? आवाज नहीं आ रही ओए? पक्का बच्चों? गुड, ओके सर, ठीक। अच्छा एक बार मेरा सेक्शन नंबर यहां तक पूरा, आपको कुछ लिखना है क्या अभी इसमें से? 2 मिनट का टाइम दो आपको लिखने के लिए। कुछ लिख लिया? और मैंने नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए बेटा, है ना? तो ये मोमेंटम चलने दे बेटा, अपना चलने देना। आदित्य मैं क्या करूं, ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर चुका हूं ऑलरेडी, इस सेशन से पहले वाले में, ठीक है? वहां ऑलरेडी लिखा हुआ बेटा ये। अभी मोमेंटम से आप पढ़ने दो सर, ठीक है बेटा? आप पूरा ध्यान मेरी तरफ दो, आपको लिखने का बाद में ब्रेक में कभी भी लिख देना बेटा। आप लोग सुनना ध्यान से बात को, मान लो मानना नहीं बेटा। सर सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 समझ में आया क्या आपको? सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 समझ में आया क्या बेटा आपको? पता है पेट्रोल डीजल अभी भी जीएसटी के स्कोप में नहीं आया है। क्यों? नहीं भूले नहीं बेटा भाई साहब, भाई मैं इस पे सेंट्रल एक्साइज भी है, वेट भी है, इस पे अभी भी पुराने लो ही लगता है बेटा। एंड यू नो, अगर जीएसटी में इसको ले आते हैं तो मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कुड हैव बीन 40%, जबकि एक्चुअली देखा जाए तो इन पे एक्साइज और वेट इतना हाई है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत कम हो जाता अगर इसको जीएसटी में ले आते थे बेटा। सो गवर्नमेंट रिटेन द पावर टू लेवी एग्जिस्टिंग टैक्सेस ऑन दीज गुड्स। है ना भाई? अच्छा ध्यान देना बेटा, ये 6 गुड्स ही है बेटा ऐसी। एक एग्जांपल मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने सर वापस से सुनना ध्यान से, लुब्रिकेंट ऑयल देखा होगा बेटा, ऐसा ना एडवर्टीजमेंट विराट कोहली वगैरह के, वो कैस्ट्रोल का टूटी ऑयल, राहुल द्रविड़ का जो भी है ना भाई, वो लुब्रिकेंट ऑयल है बेटा, वो पेट्रोलियम क्रूड नहीं है, ना वो पेट्रोल है, ना वो डीजल है, ना वो मोटर स्पिरिट, ना वो नेचुरल गैस है, नहीं वो एटीएफ है बेटा, वो लुब्रिकेंट ऑयल है, उस पर जीएसटी लगता है। इन 6 गुड्स पे जीएसटी नहीं लगता जो हमने बात करी बच्चों। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? अच्छा ये 5 गुड्स के नाम भी बेटा मैंने बुक में लिखे बेटा, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है अभी बेटा।
जो रेस्पेक्ट टॉपिक आएगा ना बेटा वहां मिल जाएगा आपको। एक मिनट रुकिए, ये रहा 5 गुड्स। अभी हमने डायरेक्ट चैप्टर 2 से शुरू किया बेटा। चैप्टर 1 जो है वो मैंने बेसिक आइडिया दिया, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अभी हमने डायरेक्टली कहां से शुरू किया? चैप्टर 2 से बेटा। ओके ठीक, ये रहा 5 गुड्स। और ये घूम लो और चूम लो नहीं, झूम लो बेटा। हाँ है ना भाई, चूमने पे जीएसटी मालूम नहीं बेटा। सर्विस सर्विस है, सर्विसेज भी बढ़ चुकी बेटा जीएसटी में बेटा, है ना। और किसी को बैंक से पेमेंट मत करना बेटा कभी ऐसा, ठीक है ना। पापा ने देख लिया ना ट्रांजेक्शन। ओके सर, सुनना बात को ध्यान से। तो सर घूम लो और झूम लो, ये सब मैंने एग्जांपल यहाँ मिल जाएंगे आपको बेटा। तो जब पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा क्लिक करेगा, अरे हाँ यार समझे, ये बियर की बॉटल दिख रही होगी बेटा आपको। सॉरी ग्लास, वाओ बियर, क्लियर सर। कौन सा? ड्रिंक एंड ड्राइव, हाँ नो जीएसटी ऑन दैट बेटा, ड्रिंक एंड ड्राइव बेटा, क्लियर। पर सर ध्यान देना बेटा, ये कार जो ना कार बेटा, कार पे जीएसटी है बेटा, और कार पे जीएसटी कंपनसेशन सेस भी बेटा, ठीक है। यस, और बताओ बेटा आगे कुछ है ना। इसने जो कपड़े पहने ना बेटा अंदर, क्लियर। इन सब पे भी जीएसटी है। और बोलो कुछ बेटा, चलो। और घर पे होमवर्क है बेटा, आपके घर पे लिख के आना बेटा। इस आदमी में जो जो दिख रहा है बेटा आपको बताइए टैक्स है कि नहीं बेटा। ओके चलिए सर, ओके। तो ये सब आपको पॉइंट यहाँ मिल जाएंगे, नो नीड टू राइट ऑल दिस पॉइंट्स, मैंने इसलिए ओपन करके बताया आपको। आइए सर, ये था सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 और सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन नंबर 2। आइए सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन नंबर 3, पता है? पूछो तो सही यार, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। हु विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट? भाई टैक्स गवर्नमेंट को पे कौन करेगा यार? वो रेसिपिएंट से लेगा वो अलग बात है, पर गवर्नमेंट को पे कौन करेगा? सप्लायर। पर कुछ केस में सिस्टम रिवर्स कर दिया, कुछ केस में सिस्टम क्या कर दिया, तो वहां कौन लायबल होगा? कौन लायबल होगा? रेसिपिएंट लायबल होगा। उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? RCM। ओके, अब वो क्या है समझने की कोशिश करना बेटा। गवर्नमेंट के पास पावर है, क्या बोला बच्चे? अगेन जहां पे भी आप देख ले क्या है बेटा, पावर मतलब क्या है? डेलीगेटेड पावर। और वहां पे 100% क्या आएगा बेटा? जीएसटी काउंसिल। यस एंड नो? ओके, वापस से बोलता बेटा मैं, गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सम गुड्स और सर्विसेज और बोथ। वो कुछ गुड्स और सर्विस और बोथ को नोटिफाई करके बोल देंगे कि यहां पर इन गुड्स में, इन सर्विसेज में सप्लायर्स हम टैक्स ना ले पाएंगे, इसलिए वो रेसिपिएंट यू विल बी लायबल टू पे टैक्स। क्या बोल दिया बेटा? रेसिपिएंट शैल बी लायबल टू पे टैक्स इन दोस केस बेटा। हाँ है ना? क्लियर? पढ़ना ध्यान से। सर गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बोथ, जहां पे रेसिपिएंट शैल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और इसको रिवर्स चार्ज क्यों बोलते समझ में आया बेटा आपको? हाँ है ना? नॉर्मली कौन लायबल होता है बेटा? सप्लायर। इस केस में सिस्टम क्या कर दिया? रिवर्स, उल्टा कर दिया बेटा, रेसिपिएंट को लायबल कर दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो बोलो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर? कुछ गुड्स और सर्विस बोथ को नोटिफाई किया है। वो गुड्स और सर्विस कौन सी पढ़ लेंगे बाद में हम बेटा, उसका अलग चैप्टर दे रखा है मैंने आपको पूरा, ठीक है, तब पढ़ेंगे। पर अभी ये पावर दे रखा है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि सेक्शन 9 में कनेक्ट होता है बेटा ये। तो वहां पे गवर्नमेंट चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विस और बोथ को नोटिफाई करके बता देगी कि यहाँ पे रेसिपिएंट शैल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट shall apply to the recipient as if recipient is the person liable to pay GST to the government। हाँ है ना? ये पूरे एक्ट के प्रोविजंस उस रेसिपिएंट पे लगेंगे as if he is the person liable to pay GST to the government directly बेटा। हाँ है ना भाई? वो अगर पे नहीं करेगा तो उससे रिकवरी करेंगे। मतलब वहां ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं कि ठीक है मैं पे नहीं करा तू कर दे। जिसको एग्जाम देना वही एग्जाम देगा, ऐसा बोले कि मेरी जगह एग्जाम आप दे दो ना सर। अरे क्लियर? तो रेसिपिएंट शैल बी लायबल। हु शैल बी लायबल?
रेसिपिएंट, तो रेसिपिएंट को जहां नोटिफाई कर दिया वहां रेसिपिएंट ही लायबल होगा, और सर रेसिपिएंट से ही रिकवरी करेंगे इनकेस अगर उसने टैक्स पे नहीं किया तो। क्लियर? एंड दी ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई ऑन रेसिपिएंट एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। यहां तक बात समझे क्या बच्चों? अरे क्लियर? इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नाउ सम गुड्स एंड सर्विसेज आर नोटिफाइड, है ना, जो हम बाद में पढ़ेंगे बेटा। ओके, पर पता है नॉर्मल कोर्स में लायबल कौन होता है बेटा? उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं बेटा उसको? जस्ट आपको नाम समझाने के लिए बताया, लिखा मैंने यहाँ पे। नॉर्मल कोर्स में जब सप्लायर लायबल होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? फॉरवर्ड चार्ज। और वो एक्सेप्शनल केस में कौन लायबल है? रेसिपिएंट। उसको क्या बोलते हैं बेटा? रिवर्स चार्ज। समझा? समझा? गुड। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी, अब सर मेरे मन में एक बात आती है कि सर वो लिस्ट ऑफ गुड्स और लिस्ट ऑफ सर्विसेज तो हम बाद में पढ़ लेंगे सर। लिस्ट ऑफ गुड्स और लिस्ट ऑफ सर्विसेज तो हम सर बाद में पढ़ लेंगे, अग्रीड। पर सर कुछ हिंट तो दो सर, आखिर होता क्या है यार? आखिर ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने? क्या मजा आ रहा है गवर्नमेंट को कि सब जगह सप्लायर लायबल है, बस कुछ केस में रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज? ऐसा दुश्मनी है क्या? कुछ तो लॉजिक होगा। तो मैं चाहता हूं वो लॉजिक आपको पढ़ा दूं थोड़ा सा सर। एक एग्जांपल देखिए बेटा, पढ़ा दूं क्या मैं आपको बेटा? अच्छा चलो, मान लो आपने आउट ऑफ इंडिया से कोई सर्विसेज इंडिया में इंपोर्ट करी बेटा। सर्विसेज, गुड्स की बात नहीं कर रहा। गुड्स के इंपोर्ट करने में क्या लगता है बेटा? कस्टम ड्यूटी। कस्टम्स जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ बेटा, कस्टम अभी भी लगता है बेटा, और कस्टम के साथ में जीएसटी भी लगता है, अलग बात है बेटा, वो आगे बात करेंगे हम बेटा। कस्टम के साथ में जीएसटी भी लगता है, इनफैक्ट आईजीएसटी लगता है वहां पे बेटा। क्लियर? पर मेरा पॉइंट अभी क्या है कि आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी। क्या इंपोर्ट करी बेटा आपने? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। कोई गुड्स तो आया नहीं बेटा, क्या है ये बेटा? सर्विसेज। उसको जीएसटी के स्कोप में कवर किया गया है और उस पर जीएसटी लगता है बेटा, आईजीएसटी लगता है इनफैक्ट। क्या लगता है बेटा उसको? ठीक है। अब मान लो आपने आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी। कहां से? आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी। सर्विस प्रोवाइड करने वाला था कौन? मिस्टर डॉन। डॉन जो आउट ऑफ इंडिया है उसने सर्विसेज दी इंडिया में। किसको? मिस्टर कौन को। डॉन ने कौन को सर्विसेज दी। वैल्यू ऑफ सर्विस वाज 10 लाख। उस पे आईजीएसटी सपोज रेट ऑफ टैक्स कितना? 18% होता है। कितना? 1,80,000। हाँ है ना मालिक? अब सोचिए सर, अगर पूरा 1180 कौन ने डॉन को पे कर दिया होता। सोचो, देखो हम पढ़ रहे अभी क्यों, कि आखिर क्यों हुआ। सर लिस्ट ऑफ सर्विसेज तो हर कोई पढ़ लेता है रे, क्यों हम वो पढ़ रहे बेटा, कि आखिर ऐसा क्यों आया। ओके मालिक, समझने की कोशिश करना। सर अगर मान लो डॉन ने हिंदुस्तान में सर्विसेज दी होती मिस्टर कौन को, और कौन ने पूरा 1180 पे कर दिया होता। किसको? डॉन को। तो आपने जीएसटी किसको पे कर दिया बेटा? डॉन को। डॉन का है आउट ऑफ इंडिया। क्या आपको लगता है वो डॉन हिंदुस्तान में आके जीएसटी पे करेगा? क्या आपको लगता है वो डॉन हिंदुस्तान में आके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा? सर अगर वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, इंडिया में आके टैक्स पे नहीं करेगा, तो क्या आपको लगता है इंडियन गवर्नमेंट उसको बाहर जाके आउट ऑफ इंडिया जाके पकड़ पाएगी? आवाज नहीं आ रही हुई सर? क्यों नहीं पकड़ पाएगी? क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ना भाई। सर ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इश्यू बन जाएगा। अरे देश के लोगों से टैक्स कलेक्ट नहीं हो पा रहा है यार, बाहर वालों से कहां से कलेक्ट कर पाएंगे यार ये? समझे मेरी बात? इसलिए सर इसमें क्या लगा दिया? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया। इस सर्विस को नोटिफाई करके बोल दिया कि इस सर्विस में टैक्स कौन पे करेगा। बताता रहा हूं कौन पे करेगा, बता रहा हूं कौन पे करेगा, बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं मैं आपसे कि इस सर्विस में टैक्स कौन पे करेगा, कौन पे करेगा। समझे मेरी बात? इसलिए वहां पे रिवर्स चार्ज लगा दिया और बोल दिया कि ऐसे केस में रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। और ऐसे केस में जब मिस्टर कौन डॉन को पे करेगा तब केवल 10 लाख पे करेगा बेटा। हूं करो। और कौन डायरेक्ट 180 किसको पे करेगा? 180 डायरेक्टली किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। कौन पे करेगा? बता रहा हूं कौन पे करेगा। अरे क्लियर?
समझे मेरी बात? डन. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. सो हु इज पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट इन दिस केस? कौन इज? रेसिपिएंट. एंड व्हेनेवर रेसिपिएंट इज लायबल इट इज कॉल्ड RCM. सर सिंपल समझ में आया बेटा? एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, अच्छा एग्जांपल दूं? चलो नहीं इच्छा तो कोई बात नहीं, बताऊं? ऐसा आप बोलते हो अच्छा लगता है सर. सर बैंकिंग कंपनी, बैंक नाम सुने? बैंक. मान लो बैंक ने आप लोगों को लोन दिए बेटा, ठीक है? समझे मेरी बात? बेटर होने वाला बेटा उनका, तो उन्होंने क्या? नहीं ओके कोई बात नहीं, इसलिए अच्छे से पढ़ाई में ध्यान दो बेटा. सर उन्होंने रिकवरी एजेंट अपॉइंट किया. क्या अपॉइंट किया बेटा? रिकवरी एजेंट. देखे होंगे ना आपने, सुना होगा बेटा. बैंक के क्या होते हैं? रिकवरी एजेंट. वसूली भाई, हाँ वसूली बहन बेटा, हाँ जैसे लोग होते हैं वैसे लोग भेजते बेटा वो लोग. क्लियर? सर ये इतना नालायक है बेटा, वसूली भाई भेजे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा, वसूली बहन भेजनी पड़ी बेटा इसके लिए. सर पॉइंट ये आदमी के कैरेक्टर में डाउट है बेटा. सर सर सीधा तेरे को कैसे बता? सर ओके अच्छा अच्छा उन्होंने भी आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब मैंने गलत आइडेंटिफाई नहीं किया बेटा ना? ओके अच्छा आइडेंटिफाई नहीं किया बेटा. ओके गुड. तो सर सुनना बात को ध्यान से. मान लो बैंकिंग कंपनी ने क्या किया बेटा? रिकवरी एजेंट अपॉइंट किया बेटा. नाउ रिकवरी एजेंट क्या करते बेटा? रिकवरी करेंगे. जितना रिकवरी करेंगे उनको एक फीस मिलेगा बेटा. अरे क्या मिलेगा उनको? फीस, कमीशन. तो रिकवरी एजेंट्स, यस परफेक्ट. सर रिकवरी एजेंट आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक. आवाज नहीं आ रही. रिकवरी एजेंट आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू, हाँ है ना भाई? हु इज द सप्लायर? रिकवरी एजेंट. हु इज द रेसिपिएंट? बैंक. अब सर जितना कमीशन, जितना फीस रिकवरी एजेंट को मिल रहा है उस पर लगेगा जीएसटी बेटा. क्लियर? सर आप सोचिए, क्या रिकवरी एजेंट वसूली भाई, क्या डिपार्टमेंट उनसे वसूल कर पाएगा? वो तो दुनिया से वसूल कर रहे हैं बेटा. 2 ऑफिसर गए बेटा, वापस आए नहीं. सर टैक्स तो थोड़ा वो खुद भी रिकवर हो गए बेटा पूरे. तो सर अब ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोल दिया हमसे ना हो पाएगा, और बैंक को बोल दिया बैंक जब तुम उनको पेमेंट करो तब केवल कमीशन का अमाउंट पे करना, उनको जीएसटी का अमाउंट पे मत करना. ये जीएसटी का अमाउंट डायरेक्ट तुम हमको गवर्नमेंट को पे करना. सर यू आर रेसिपिएंट, यू विल बी लायबल टू पे टैक्स इन दिस केस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. और सर वहां पे भी आरसीएम लगा रखा है बेटा. सो इस तरह के रीजन है कुछ यार, हर इंडस्ट्री स्पेसिफिक कुछ रीजन है जिनको आइडेंटिफाई करके जहां सप्लायर से टैक्स लेना वाज वेरी डिफिकल्ट प्रैक्टिकली, वहां पे गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. और वहां रेसिपिएंट लायबल होगा. अब वो लिस्ट ऑफ गुड्स, लिस्ट ऑफ सर्विसेज में अभी नहीं पढ़ा रहा, वो मेरा अभी टॉपिक नहीं है, वो अपना चैप्टर आएगा तब बात करेंगे. मैंने आपको आइडिया दिया बच्चों, हाँ है ना भाई? इनफैक्ट आप ये आपको रिकवरी एजेंट वाला भी याद करने की जरूरत नहीं है, आगे चैप्टर आएगा तब बात करेंगे. मैंने लॉजिक समझाने की कोशिश करी कि व्हाई इट इज देयर बेटा, हाँ है ना भाई? शायद लॉजिक आपको समझ में आ गया. पक्का बच्चों? क्या होता है बच्चों, जब तक लॉजिक क्लियर नहीं होगा ना तो आपको बात डाइजेस्ट नहीं होगी. डाइजेस्ट नहीं होगी तो बात यहीं तक रहेगी बेटा, फिर उसको याद करना पड़ेगा, बार बार वोकल करना पड़ेगा. पर बात अगर दिल में घुस गई खत्म, फिर याद नहीं करना पड़ेगा आपको, फिर अपना आप आपको पॉइंट आएगा बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? चलिए सरकार. तो इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 4. बोर तो नहीं हो रहे हो? नींद तो नहीं आ रही है? हाँ सेक्शन नंबर, अच्छा हम फालतू बातें तो नहीं कर रहे हैं, कंटेंट की बात कर रहे हैं ना सर? बस ओके सर ध्यान देना बच्चों, कंटेंट सॉलिड होना चाहिए बेटा अपना. और मेरे एग्जांपल इतने अच्छे आएंगे आपके पॉइंट समझ में आएंगे सर, इसलिए अपना वो टाइम भी कम लगता है बच्चों. अब रिकवरी एजेंट वाला कैसे दिल में घुसा आपके पॉइंट? डॉन और कौन वाला एग्जाम्पल कैसे समझ में? हंसी भी आ गई बेटा इसके अंदर, आपको हंसी भी आ गई और समझ में भी आ गया बेटा. समझे? बस पॉइंट क्या है बच्चों, दिल में उतरनी चाहिए बात. और मुझे पता है कौन सा एग्जाम्पल लूंगा तो आपको हंसी आएगी और कौन सा एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, तो मैं वही एग्जाम्पल बोलता हूं बेटा आपके लिए. समझे? अच्छा 15 सर्विसेज है, मैं चाहूँ तो दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकता हूं, पर मुझे पता है मैं बोलूंगा आप कंफ्यूज होंगे हो क्या रहा है अभी, क्योंकि दिस इज नॉट द राइट टाइम. अभी जीएसटी शुरू हुआ है, मैं वो एग्जाम्पल आपको नहीं दे सकता अभी, तो मैंने वो एग्जाम्पल दी ही नहीं आपको सर. वो कब दूंगा? जब चैप्टर 7 आएगा तब आपका माइंड मैच्योर हो चुका होगा, तब आपको जल्दी समझ में आएगा उस टाइम पे. सो टाइमिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसलिए आप बात को सुनिए, मस्त होके समझिए, चीजें इतनी सुंदरता से आपके दिल में बैठेगी, आपको रिवाइज करने में मजा आएगा सर. ओके इसलिए कॉन्सेंट्रेशन से बात सुनिए. चढ़ती शराब से नहीं चढ़ती, माहौल से है. सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 4. गवर्नमेंट के पास पावर है, अगेन डेलीगेटेड पावर. अच्छा
एक कौशिक का क्वेश्चन है कि अगर रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को लायबिलिटी आएगी अंडर रिवर्स चार्ज बेटा जीएसटी पे करने की, तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? मेरे को आज नहीं आता बेटा, ठीक है, मैं याद करके नहीं, अरे हाँ रे भाई, सेक्शन नंबर 24 सब सेक्शन नंबर क्लोज नंबर 8 में लिखा है कि उसको रजिस्ट्रेशन, क्लोज नंबर 3 में कि उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी, पर वो टॉपिक मेरा अभी नहीं है बेटा, अभी उसको टैक्स पे करना है। पर यस, योर क्वेश्चन वाज वैलिड, रजिस्ट्रेशन कराना है उसको, ओके, पर अभी मेरा टॉपिक वो नहीं है, मैं आपको अभी नहीं बता सकता उसके लिए बेटा, ओके। चलिए सरकार सुनना बात को ध्यान से, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है बेटा कि गवर्नमेंट के पास पावर है, that on delegate power on the recommendation of the GST council they can notify certain goods or service or both, कि उन नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ को अगर परचेज किया है, उधर छोड़ दो एक बार के लिए, एक बार वर्ड्स या फिट करो फिर मैं बता दूंगा आपको। पता है एक चीज और, चलो लाइफ में पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पढ़ाई करते वक्त? विजन। क्योंकि एग्जाम से पहले आप क्या करते हो? रिवीजन। रीडिंग इज फ्रॉम आईज, विजन इज फ्रॉम माइंड। रीडिंग इज फ्रॉम आईज, विजन इज फ्रॉम माइंड। अगर आपके हर टॉपिक का मैंने विजन तैयार कर दिया तो रिवीजन अपने आप होगा बेटा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं रीडिंग पे ध्यान मत दो बेटा, रीडिंग में करा दूंगा आपको, राइटिंग में करा दूंगा आपको सर, वो सब छोड़ दो, आप तो विजन तैयार करो। नोट्स मैंने लिखे हुए, मैंने आपके लिए मेन बुक बना रखी है, मैंने आपके लिए समरी बुक बना रखी है, मैंने आपके लिए चार्ट बना रखे, इतने सुंदर बना रखे, आपको कोई नोट्स की जरूरत नहीं सर, कोई नोट्स की जरूरत ही नहीं सर आपको। उनको पढ़ोगे आपको लगेगा ये क्या है यार, कोई नोट्स की जरूरत ही नहीं सर आपको, ठीक है। पर फिर भी नोट्स भी मैंने आपको शेयर कर रखा बेटा। पर आप हर टॉपिक का इतना शानदार विजन तैयार कर दो कि जैसे ही मैं बोलूं आरसीएम, दिमाग में आया डॉन, जैसे ही मैं आपको बोल दूं आरसीएम, दिमाग में आया रिकवरी एजेंट, वसूली भाई, आ जाना चाहिए सर दिमाग में, और लॉजिक समझ में आना चाहिए सर आपको। समझे मेरी बात? घूम लो और झूम लो, मजाक मस्ती की बात थी, पर इसके साथ में मैंने पढ़ा भी दिया सर आपको। मैंने कोई फालतू एग्जांपल नहीं लिया है, काम के लिया एग्जांपल भी, समझे? आप मस्त होके सुनिए सर, मैं आपका हर टॉपिक टिप्स पे ले आऊंगा सर। सर मेरा पॉइंट आपसे ये है कि गवर्नमेंट के पास पावर है, अभी रीड मत करना सर, इधर ध्यान देना बेटा, क्योंकि कौन सा वर्ड कब बोलना मुझे पता है बेटा, प्लीज सर। गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बोथ, कि ये कुछ गुड्स है साहब, अगर इन गुड्स को आपने या इन सर्विसेज को आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया, किससे परचेज किया बेटा? किससे परचेज किया है? जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है उससे परचेज किया। और किसने परचेज किया? नोटिफाइड कैटेगरी रजिस्टर्ड पर्सन ने। सारे रजिस्टर्ड नहीं बोला बेटा, सारे रजिस्टर्ड नहीं, उसमें से भी कुछ नोटिफाइड लोग को सेलेक्ट किया गवर्नमेंट ने, कि अगर आपने, और उसमें भी एक ही नोटिफाइड है, बोल दूं क्या? बिल्डर। किसने परचेज किया? तो बिल्डर ने। अगर नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने, मतलब बिल्डर ने अनरजिस्टर्ड पर्सन से, किससे बेटा? कुछ नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ अगर परचेज किया है, तो ऐसे केस में किससे परचेज किया? वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है बेटा, सप्लायर। सप्लायर तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं, वो कैसे टैक्स पे करेगा यार? पर बिल्डर तो बड़ा आदमी ना यार, वो बिल्डर तू टैक्स पे करेगा। क्या बोल दिया? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो रेसिपिएंट है बेटा, दैट बिल्डर विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम बेटा। हाँ है ना भाई? एग्जांपल क्या पता है? सीमेंट। अरे खाई होगी ना? नहीं खाई बेटा आपने? क्लियर? देखी तो होगी बेटा। हाँ है ना भाई? वो सीमेंट अगर बिल्डर परचेज करता है किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है और बिल्डर लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए बेटा। बोलो यस सर। वापस से बोल देता बेटा मैं। अच्छा, सीमेंट इज वन ऑफ द एग्जांपल। अगेन सेक्शन नंबर 9.3 जो हमने आरसीएम पढ़ा, सेक्शन नंबर 9.4 ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में बेटा। अभी यहाँ पे सेक्शन 9 में आ रहा है, इसलिए मैं लिंक करके पढ़ा रहा हूं आपको बेटा, ओके। जब वो चैप्टर आएगा तो ये टॉपिक वापस लेके आऊंगा मैं आपके लिए। सरकार, गवर्नमेंट के पास पावर है, क्या बोला मालिक? कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और वो नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ किसने परचेज किया है? किसने परचेज किया है? नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने, और एट प्रेजेंट वो कौन है? बिल्डर। और किससे परचेज किया? अनरजिस्टर्ड से। देख, रजिस्टर्ड से परचेज किया तो वो खुद टैक्स पे कर देगा रे, है ना? अनरजिस्टर्ड कैटेगरी ऑफ पर्सन से परचेज किया तो ऐसे केस में वो रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड जीएसटी में जो नोटिफाइड है वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विल अप्लाई ऑन रेसिपिएंट एज इफ रेसिपिएंट इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। हाँ है ना भाई?
अरे क्लियर, समझे मेरी बात? डन। इसको भी अगेन क्या बोलते हैं बेटा? RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके बच्चों, आवाज नहीं आ रही सर? अगेन ये सेक्शंस में डिटेल में पढ़ूंगा कब? चैप्टर 7 के टाइम बेटा, ठीक है मालिक? पर अभी सेक्शन 9 मारा था इसलिए मैंने लिंक करने के लिए आपको पढ़ाया। आइए सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 5। ओला उबर नाम सुना आपने बेटा? खाना खाया? खाना खाया? स्विगी जोमेटो से कभी मंगाया? वो सब इसमें कवर होता है बेटा। ओके, दिल थाम के सुनेगा बेटा आप। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 5। सुनना, गवर्नमेंट के पास पावर है, क्या है बेटा? कि ऑन द रिकमेंडेशन द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज, दे कैन नोटिफाई सर्टेन यहां गुड्स नहीं है, ओनली वो भी सारी नहीं है, केवल नोटिफाइड सर्विसेज है। 5 सर्विस है, बाद में बताऊंगा मैं आपको बेटा, अभी नहीं, ठीक है? बाद में कब? चैप्टर 7 में 9.3, 9.4, 9.5 तीनों चैप्टर 7 में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। पर अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, मस्त वाला, शानदार माहौल वाला। सुनो ध्यान से भाई, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 कहता है क्या? गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज, और नॉन नोटिफाइड सर्विसेज को अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई किया, इफ सप्लाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अगर उन नोटिफाइड सर्विसेज को आपने ईसीओ के थ्रू सप्लाई किया तो ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज एंड ईसीओ शैल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। एंड ईसीओ शैल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, as if ECO is the supplier of such services. Yes or no? Yes or no? चलिए वापस से रिपीट करता बेटा मैं, ध्यान देना। अभी तो मैंने समझाया नहीं आपको, अब समझाऊंगा तो दिल में उतरेगा। देखो अभी मैंने पढ़ा, समझ में आया क्या? अभी मैं एग्जांपल दूंगा, समझ में आएगा आपको। सर सेक्शन 9.5 बोलता है क्या? गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज ऑन द on which if those services are supplied through ECO, तो ऐसे केस में ECO shall be treated as if ECO is the supplier of such services, और सारे प्रोविजन उस पर लगेंगे बेटा, और ECO ही टैक्स पे करेगा। हाँ है ना भाई? ये मैंने बोल दिया वापस से बेटा, सर उसे को मजा नहीं आता है सर जीवन में। एग्जाम्पल दूंगा, माहौल ही माहौल बेटा, पढ़ ले क्या? एग्जाम्पल बोलू क्या? ध्यान इधर, मान लो मैं हाँ वाइम सर सैंडविच बनाता हूं बेटा मैं, वाइम सैंडविच, वाइम पानी पूरी, सर वाइम पान, हाँ वाइम पान विद तंबाकू बेटा। सर 320-421 है ना बेटा? ये देखो बेटा ये आए छुपे भी सर 120 300 बेटा, ये देखो, समझ रहे हो मेरी बात बेटा? ऐसे सच्चाई बात आई थी बेटा सारी। तो मालिक सुनना बात को ध्यान से, सर मैं सैंडविच बनाता हूं बेटा, पानीपुरी की स्टॉल है बेटा नीचे, मेरा टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है बच्चों, हाँ है ना बेटा? आई एम नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी बेटा एट ऑल, यस या नो? पर स्विगी जोमेटो पे लिस्टेड है मंगल, मंगल मतलब पानीपुरी ऑफ मंगल है ना बेटा? सर अब मेरा पॉइंट आपसे ये कि सरकार, सर आपने स्विगी जोमेटो के थ्रू पानीपुरी ऑर्डर करी, आपने स्विगी जोमेटो के थ्रू सैंडविच ऑर्डर किया, खाना ऑर्डर किया बच्चों, तो ऐसे केस में दिस सर्विस इज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9.5, रेस्टोरेंट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 9.5 बेटा। क्लियर? स्विगी से अगर आपने ऑर्डर किया है तो सर स्विगी इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बेटा। गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट सर्विस को नोटिफाई भी किया हुआ बेटा, अगर वो नोटिफाइड सर्विस मैंने ECO के थ्रू प्रोवाइड करी है तो ECO विल बी ट्रीटेड एज इफ ECO इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। तो बताओ
जीएसटी में टैक्स पे करने के लिए लायबल कौन होता है बेटा? सप्लायर लायबल होता है बेटा. हु इज सप्लायर इन दिस केस? ECO will be treated as if ECO is the supplier of such services और ECO पे ही सारे प्रोविजन अप्लाई होंगे. ECO ही टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा बेटा. हाँ है ना भाई? तो इस रेस्टोरेंट सर्विस पे टैक्स कौन पे करेगा? इस रेस्टोरेंट सर्विस पे टैक्स कौन पे करेगा? ECO स्विगी टैक्स पे करेगा इन दिस केस बेटा. यस या नो? एक्चुअली देखा जाए, एक्चुअली सर्विस सप्लायर कौन? मंगल रेस्टोरेंट वाला बेटा. एक्चुअली सर्विस रेसिपिएंट कौन? जिसने खाना ऑर्डर किया बेटा. हाँ है ना सर? ECO क्या है? वो तो केवल एक एग्रीगेटर है बेटा, जिसने सारे सप्लायर्स और सारे रेसिपिएंट्स को एक जगह एग्रीगेट कर दिया, इकट्ठा कर दिया बेटा उसने. हाँ है ना बेटा? क्लियर? वो एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जिसने फैसिलिटेट किया है इस ट्रांजेक्शन को बच्चे. वो एक्चुअली सप्लाई नहीं कर रहा. पर सर उस पानीपुरी वाले से क्या जीएसटी ले पाएगा गवर्नमेंट? इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि कोई बात नहीं, इसको हटा साइड में, स्विगी तू टैक्स पे करेगा. एंड सारे प्रोविजन स्विगी पे लगेंगे बेटा. बोलो यस सर? हाँ है ना भाई? ECO विल बी ट्रीटेड एज इफ ECO इज दी सप्लायर. सेकंड एग्जांपल ओला उबर बेटा. इधर ध्यान. मान लो सर प्रेस्टीज पॉइंट से पुणे, प्रेस्टीज पॉइंट शुक्रवार पेट से, मान लो आपको कहा जाना बेटा बुधवार पेट बेटा. सर तो बुधवार पेट कोई काम होगा बेटा? इसको हवाला का है, उधर से होता है बुधवार पेट से हवाला होता है. ओके. और सारसबाग इधर पास में बेटा, इधर ही है बेटा, है ना? और जो पीछे वाला एरिया सारसबाग, समझ रहा हूं मैं आपकी बात, है ना बेटा? ओके. CCTV इधर बेटा. अच्छा, ओ वाह. ओके ओके, हाँ समझ गया मैं आपकी बात. वो समझ गया. मूवी थिएटर में लास्ट में कोने वाली सीट होती है ना बेटा, जिसमें बीच में वो डिवाइडर नहीं होता बेटा. हाँ मतलब आपको कैसे बता रहे सर? इधर मेरे को सब पता है बेटा. सर सुनना, इधर ध्यान. मान लो इधर क्या बोल रहा था मैं? तो वो रेस्टोरेंट में, तो वो थिएटर पहुंच गया बेटा. आपको कैसे पता? मेरे को सब पता है, मैंने सब काम किया बेटा. इधर ध्यान दो सर. इधर हाँ, लेक्चर के बाद मेरा काम क्या है बेटा? सर मान लो यहां से आपको जाना है शिवाजी नगर बेटा. ठीक है सर? शुक्रवार पेट से आपको शिवाजी नगर जाना है. आपने ओला ऐप से टैक्सी बुक की. मैं मान लो कौन हूं? टैक्सी वाला बेटा. हाँ है ना भाई? नियरेस्ट टैक्सी मेरी थी बेटा, प्रेस्टीज पॉइंट में खड़ा था बेटा पे. क्लियर? मैं टैक्सी लेके पहुंच गया. ठीक है सर? हाँ रेंटेड कार है बेटा. सर 2 दिन के लिए फोटो खिंचाने के लिए थी बेटा. सर सुनना, तो मालिक मैं टैक्सी लेके पहुंच गया. आपको पिक किया मैंने यहां से और आपको ड्रॉप किया आपकी लोकेशन में बेटा. मान लो फेयर बना कितना? ₹700 बेटा. है क्या? नहीं, तुमको तुमको BMW की वैल्यू बेटा, मेरी वैल्यू नहीं. ड्राइवर कौन है देखो. उससे अच्छे मेट्रो से बेटा. डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. सर इधर ध्यान दो. तो सर शिवाजी नगर बेटा, तो मालिक यहां से शिवाजी नगर में आपको ड्रॉप किया. ₹700 मान लो क्या था बेटा? फेयर. सुनना, एक्चुअली सर्विस सप्लाई किसने करी बेटा आपको? ट्रक क्या? वो तेरे को देखा ना बेटा, ट्रक याद आ गया बेटा. सर अरे ऐसे ही चलता है, रिलेवेंस होता है बेटा. यहाँ पे होता था क्या? सर सुनना, तो मालिक वो टैक्सी लेके एक्चुअली, अरे मजा आ रहा है बेटा जीवन में. बस सर सुनना बात को ध्यान से. तो सर वो टैक्सी लेके, सर मैंने जब आपको ड्रॉप किया, एक्चुअली सर्विस सप्लायर कौन? ये टैक्सी वाला बेटा. एक्चुअली सर्विस सप्लायर कौन बेटा? टैक्सी वाला. एक्चुअली सर्विस रेसिपिएंट कौन बेटा? पैसेंजर्स. ओला उबर तो केवल एक एग्रीगेटर है बेटा. हाँ है ना? क्लियर? पर आप खुद बताओ, क्या आपको लगता है ये टैक्सी वाले की शक्ल देख के बताओ, क्या आपको लगता है ये टैक्स पे कर पाएगा? आपको ऐसा लगता है बेटा? सर ओके, अरे मतलब जनरल बात कर रहा हूं भाई. सर अभी टैक्सी वाले से
गवर्नमेंट ने देखा इनसे टैक्स लेना इज वेरी डिफिकल्ट बेटा, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है बेटा पूरा, दे कांट गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड इन जीएसटी बेटा, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो, अगर वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराता, एक सीए हायर करता, रिटर्न फाइल करता, टैक्स पे करता, तो वो टैक्सी चलाता ही नहीं बेटा, हाँ है ना, क्लियर। तो सर वो टैक्सी ड्राइवर, आप सोचिए सर क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल उससे टैक्स लेना बेटा, नहीं। अच्छा पैसेंजर तो एंड कंज्यूमर बचा, उससे कहाँ टैक्स लेंगे यार बेटा, पर वो ओला उबर तो बड़े आदमी ना यार, बोल दिया क्या भाई साहब, यू विल बी ट्रीटेड एज इफ यू आर दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, और सारे प्रोविजंस आप पे लगेंगे, टैक्स भी आपको पे करना है बेटा, हाँ है ना भाई, अरे क्लियर, समझे मेरी बात, डन। और ऐसे केस में टैक्स लायबिलिटी उनको पे करना पड़ेगा। तो बताओ सर यहां टैक्स कौन पे कर रहा है, ओला उबर वाले एग्जांपल में कौन टैक्स पे कर रहा है, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन, फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन, हु इज द सप्लायर ऑफ सर्विस, ओला उबर, तो हु इज पेइंग टैक्स, ओला उबर। तो बताओ इसको रिवर्स चार्ज बोलेंगे कि फॉरवर्ड चार्ज बोलेंगे बेटा, रिवर्स चार्ज कब बोलते हैं बेटा, जब रेसिपिएंट लायबल होता है। इसमें कौन लायबल है, इसमें कौन लायबल है, सप्लायर लायबल है। उस ईसीओ को मान लिया एज इफ ईसीओ इज दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मजा आया कि नहीं आया सर, लगभग 6 साल हो गए जीएसटी को आए हुए, 8 साल हो गए सर, 90% लोग अभी भी इसको रिवर्स समझते बेटा, 95 को, समझे मेरी बात बच्चों, क्लियर। क्योंकि वो याद क्या है सर लोगों ने, हाँ है ना भाई, याद क्या है आरसीएम है, आरसीएम नहीं है यार, कोई और पर्सन टैक्स पे करे डजंट मीन कि वो रेसिपिएंट है। ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। ईसीओ अपनी जब रिटर्न फाइल करेगा ना उसमें उसको सेल दिखाएगा, ये परचेज नहीं दिखाएगा रे, ईसीओ का सेल है क्या, परचेज है क्या ये, उसका आउटवर्ड सप्लाई माना जाएगा, उसका इनवर्ड सप्लाई नहीं है बेटा ये, हाँ है ना भाई, क्लियर, समझे मेरी बात। इसलिए इसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। भारत माता की जय। और हाँ ईसीओ तुमको टैक्स पे करना है, और हाँ सुनो तुमको टैक्स पे करना है, और हाँ तुमको ही टैक्स पे करना है। मतलब 3 पॉइंट बोले आगे और ईसीओ के लिए कि अगर ईसीओ का फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है तो ऐसे केस में उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो इंडिया में वो टैक्स पे करेगा। देख अगर फिजिकल प्रेजेंस है तो वो टैक्स पे कर देगा, फर्स्ट पॉइंट। नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो इंडिया में वो टैक्स पे करेगा, और वो भी नहीं है तो दे विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन देयर बिहाफ। मतलब पे तो उनको ही करना पड़ेगा, इसकी शक्ल देख लो, इसे ना हो पाएगा, हाँ है ना सर, क्लियर। ये सब बातें डिटेल में हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 7 में, पर मैंने आपको यहां बैकग्राउंड तैयार करके दे दिया बच्चों। यस या नो, मजा आया कि नहीं आया भाई, पक्का, डन। तो इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर, सर सेक्शन 9(1) समझ में आया बेटा, चार्जिंग सेक्शन। 9(2) बोलता है क्या, 5 गुड्स जिसपे जीएसटी अभी नहीं लगता बेटा, पेट्रोलियम वाले गुड्स। 9(3) आरसीएम, 9(4) बिल्डर वाला आरसीएम बेटा, सर 9(5) ओला उबर और स्विगी वाला एग्जांपल बेटा। यस या नो, समझे, इसमें ओयो रूम भी कवर होते बेटा सर इन केस ऑफ सेक्शन नंबर 9(5) बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। goibibo.com, makeMyTrip.com ये सब भी इसमें कवर होते बेटा, होटल अकोमोडेशन कुल मिला के, ठीक है। पर वो लिस्ट ऑफ सर्विसेज हम पढ़ेंगे बाद में। दिस इज ओनली फॉर नोटिफाइड सर्विसेज, नॉट फॉर गुड्स। मैंने अमेजोन का एग्जांपल नहीं दिया बेटा यहाँ पे, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल नहीं दिया मैंने आपको, क्यों, उनके केस में ये 9(5) नहीं लगता बेटा, ये केवल नोटिफाइड सर्विसेज में लगता है बच्चों, क्लियर, डन। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, आवाज नहीं आ रही हुई, यह लिख दूं क्या, एग्जाम्पल स्विगी और ओला, ठीक है ना, 2 अलग अलग कैटेगरी के नाम लिख दिए तो ध्यान रहेगा बेटा आपको। ओके मालिक, क्लियर, डन। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी ये सेक्शन नंबर 9 खत्म होता है। अब ये था आपका क्या, चार्जिंग सेक्शन, जो मैंने आपको समझाया बेटो। हाँ एक चीज ध्यान रखना, जो सेक्शन नंबर 9 है CGST एक्ट का, अगर मैं SGST एक्ट की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा मैं, तो वहां सेक्शन नंबर, सब सेक्शन नंबर सब कुछ सेम बेटा, क्लियर। अब मैं बात करूंगा इसकी IGST एक्ट की। खास बात पता है सर, जो सेक्शन नंबर 9 यहां पर है वो सेक्शन नंबर 5 वहां पर है, कौन सा, चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 1, इधर ध्यान, बोल दे क्या बेटा पूरा, चार्जिंग सेक्शन IGST एक्ट का बेटा। मैं पूरा बोल रहा हूं तो उससे 9 भी रिवाइज हो जाएगा, ये भी समझ में आ जाएगा बच्चों। तो सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन नंबर 1 IGST विल बी लेविड, क्या बोला सर, ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर IGST विल बी लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट, गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट
alcohol liquor for human consumption, undenatured extra neutral alcohol or rectified spirits at the rate notified by the government on the recommendation of the GST council, but not more than 40%. क्यों? IGST is sum total of CGST and SGST. है ना? Very good. Not more than 40% of value of goods or service or both, and it shall be payable by a taxable. आया मजा? 5(2) बोलता है क्या? वो 5 गुड्स ज्यादा ही बेटा आपको। पर उससे पहले एक बात हो, चलो पहले ये बोल देता हूं। 5(2) बोलता है क्या? वो 5 गुड्स, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, मोटर एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस, इन पे जीएसटी लगेगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जब तक नोटिफाई नहीं हुआ। तो एट प्रेजेंट ये 6 गुड्स क्या हो गई? नॉन टैक्सेबल सप्लाई बेटा। हाँ ना मालिक? 5(3) बोलता है क्या? आरसीएम। कौन सा? वो याद है डॉन के केस में कौन लायबल है बेटा? अरे हाँ है ना सर। 5(4) कौन सा? सर बिल्डर ने अनरजिस्टर्ड लोगों से नोटिफाइड गुड्स और सर्विस परचेज किया तो ऐसे केस में आरसीएम लगेगा बेटा। क्लियर? 5(5) कौन सा? ओला, उबर, स्विगी वगैरह बच्चों। हाँ है ना भाई? डन। ये सेक्शन नंबर 5 भी खत्म होता है अब ऑफ द आईजीएसटी एक्ट बेटा। यस है नो मालिक? बस एक बात एक्स्ट्रा है बेटा इसमें, बोल दूं? जो चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 आईजीएसटी एक्ट वाला बेटा, उसमें एक प्रोवाइजो दे रखा है यहाँ पे बेटा। वो बोलता है क्या? उधर नहीं, इधर ध्यान, कि अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करी, क्या करी बेटा आपने? कहां से? आउट ऑफ इंडिया से बेटा। क्या इंपोर्ट करी बच्चे? और आपको पता है गुड्स के इंपोर्ट करने में क्या लगता है बच्चा? कस्टम्स ड्यूटी लगता है। वो अभी भी लगता है, पहले भी लगता था बेटा, वो मर्ज नहीं हुआ जीएसटी में बेटा। तो पता है गुड्स के इंपोर्ट करने पे कस्टम लगता है और साथ में आईजीएसटी भी लगता है, क्योंकि वही गुड्स अगर आपने इंडिया से परचेज करी होती तो उस पर जीएसटी लगता ना बेटा। तो इंपोर्ट किया तो उस पर भी जीएसटी लगाओ साहब, इसलिए उस पर आईजीएसटी लगता है बेटा। ये कहां लिखा है सर? सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो में लिखा है, और वहां लिखा है क्या सर? अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, क्या इंपोर्ट किया बेटा आपने? तो एट द टाइम ऑफ चार्जिंग कस्टम ड्यूटी, एट द टाइम ऑफ, तो अलॉन्ग विद द कस्टम ड्यूटी आईजीएसटी भी उस पर चार्ज होगा, आईजीएसटी भी पे करना पड़ेगा एज पर प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स एक्ट बेटा। हाँ है ना? कस्टम क्लियरेंस जब होगा तब कस्टम के साथ में आपको आईजीएसटी भी पे करना पड़ेगा बच्चों। क्लियर? तब जाके कस्टम क्लियरेंस होगा, वरना कस्टम वाले गुड्स को नहीं छोड़ेंगे बेटा। ओके मालिक? डन। ठीक है। पर एक गुड्स अगर उसको आपने इंपोर्ट किया है तो उस पर कस्टम नहीं लगता, पर आईजीएसटी लगेगा। स्टार मार्क क्या होना बेटा? एक गुड्स ऐसी है जिसके इंपोर्ट पे क्या लगता है बेटा? आईजीएसटी लगता है, पर कस्टम नहीं लगता है। पता है क्या? बोल दूं क्या? जंगली रमी पे आओ ना महाराज। हाँ सर, ऑनलाइन मनी गेमिंग एटसेट्रा बेटा, याद आया बेटा आपको? इनको बोलते हैं स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको? इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम आगे बेटा। अगर आपने आउट ऑफ इंडिया की किसी वेबसाइट से, कहां से बच्चे? आउट ऑफ इंडिया की किसी वेबसाइट से ये गेम खेले बेटा, ऑनलाइन मनी गेमिंग, तो इनको गुड्स की डेफिनेशन डाला गया है बेटा। क्या मानते बेटा इसको? तो आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से अगर आपने कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग खेले, कोई सट्टा खेला, जुआ खेला बेटा, तो ये सब इंपोर्ट ऑफ गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, पर इस पर कस्टम नहीं लगता, क्योंकि एक्चुअली कोई गुड्स तो आने लगना इंडिया में यार। कोई कस्टम क्लियरेंस हो रहा है क्या इसमें? पर ये गुड्स तो माने गए अंडर जीएसटी बेटा, इसलिए इस पे आईजीएसटी लगता है, पर कस्टम नहीं लगता बेटा। तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के इंपोर्ट पर आईजीएसटी लगेगा, कस्टम्स नहीं लगेगा। हाँ है ना बच्चों? अरे यहां तक क्लियर है क्या बेटा आपको? पक्का? बोलिए सर। डॉन के केस में कौन लायबल है? कौन? पर कुछ एक्सेप्शन उसमें है, बात करेंगे आगे बेटा। तो जो ऑनलाइन मनी गेमिंग वगैरह होते हैं ना बेटा, जो एंड कंज्यूमर्स है, आप लोग तो टैक्स पे नहीं कर पाएंगे ना यार। तो नॉर्मली डॉन के केस में कौन लायबल होता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस में कौन लायबल होता है? इंपोर्टर। पर कुछ जगह एक्सेप्शन दिए हुए, वहां पे सप्लायर लायबल है बेटा। जैसे ओला उबर है ना बेटा, उबर अगर आउट ऑफ इंडिया तो भी उसको इंडिया में आके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बेटा। वही प्रोविजन इनके भी दे रखे हैं, जो हम पढ़ेंगे आगे जाके, कि इन लोगों को जो आउट ऑफ इंडिया से स्पेसिफाइड एक्सटर्नल क्लेम इंडिया में बेच रहे हैं बेटा, उनको इंडिया में आके रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है और टैक्स उनको पे करना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि इसमें रेसिपिएंट कौन है? एंड कंज्यूमर है बच्चों। आप लोग जैसे ऑनलाइन मनी गेमिंग खेल रहे हो, हाँ है ना, सट्टा खेल रहे हो बेटा, जुआ खेल रहे हो आप लोग, आप नहीं खेल रहे हो, मतलब समझो ना मेरी बात को।
एंड कंज्यूमर है ना यार, वो कैसे जीएसटी पे करेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उसको, नहीं तो इसलिए वहां पे सप्लायर लायबल है। पर ये टॉपिक अभी मत छेड़ो बेटा आप लोग, मैंने आपको आंसर दिया बेटा, ठीक है। टैक्स कौन पे करेगा वो बात करेंगे बाद में बेटा, समझे मेरी बात, ये लोग ही टैक्स पे करेंगे बच्चों। ओके मालिक, पक्का, डन। ये था आपका सेक्शन नंबर 5 ऑफ द आईजीएसटी, जो चार्जिंग सेक्शन था बेटा, यस या नो? अरे पक्का, ओके। तो आप मुझे बताओ सर इंट्रा स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है बेटा? इंट्रा स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है बेटा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अच्छा, जहां एसजीएसटी वहां ऑब्लिक करके यूटीजीएसटी बाय डिफॉल्ट है बेटा, अगर यूनियन टेरिटरी में तो बेटा, ठीक है। हम बार बार यूटीजीएसटी नहीं बोलेंगे, चलेगा बेटा आपको? ओके सर, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा? यार आप मुझे बताओ, अल्टीमेटली सी और एस हो या आई हो, ये जीएसटी लगता कब है? इंट्रा हो या इंटर हो, लगता कब है? सप्लाई पे। इंटर हो या इंट्रा हो, जीएसटी लेवी कब होगा? सप्लाई। सो ऐसा कौन सा काम आप कर रहे हो हिंदुस्तान में जिसकी वजह से जीएसटी लगता है? ऐसा कौन सा वो इवेंट है ऑन द हैपनिंग ऑफ विच जीएसटी इज लेविड? सो व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? टैक्सेबल इवेंट का मतलब समझते हो बच्चा आप लोग? वो इवेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ विच ये पर्टिकुलर टैक्स लगता है। देखिए इवेंट कौन सा? टैक्स वाला इवेंट। ऐसा कौन सा इवेंट है जिसके होने पे टैक्स लग रहा है? सर इंट्रा हो या इंटर हो, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी, अल्टीमेटली जीएसटी लेवी कब होता है बेटा? सप्लाई। सो व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? आवाज नहीं आ रही। व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? अच्छा, टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है बेटा? वो काम जिसके होने पे कोई पर्टिकुलर टैक्स लगता है। बताओ कस्टम्स के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बताओ एक्साइज का टैक्सेबल इवेंट क्या है? एक्साइज का मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। बताओ वेट का टैक्सेबल इवेंट क्या है? वेट सेल ऑफ गुड्स। हाँ है ना भाई? मतलब मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया टैक्सेबल इवेंट का, सारे एक्ट के आंसर तो आपने मुझे दिए बेटा। समझे मेरी बात? सो सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं होगा जीएसटी नहीं लगेगा। समझे मेरी बात? क्योंकि सर जीएसटी लगता ही कब है? आवाज नहीं आ रही। जीएसटी लगता ही कब है? और सप्लाई वर्ड को बहुत ही शिद्दत से, मोहब्बत से और प्यार से डिफाइन किया किसने? सेक्शन नंबर 7। अच्छा आओ, सेक्शन नंबर 7 धोनी वाला नंबर बेटा, वो उसी हिसाब से जीएसटी ड्राफ्ट हुआ बेटा। सर तो जीएसटी ने सबका ध्यान रखा बेटा, सबको खुश रखा बेटा। ओके सो एमएस धोनी का नंबर है बेटा 7 नंबर बेटा, ठा ले, ठीक है। उस हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कैप्टन, वो ये बेटा ये, क्योंकि अगर सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी। समझे मेरी बात? क्लियर? सो टैक्सेबल इवेंट ही क्या है बेटा जीएसटी में? सप्लाई वर्ड को शिद्दत से, प्यार मोहब्बत से डिफाइन किया सेक्शन नंबर 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट ने। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अगर जीएसटी में कोई है तो वो क्या है? सप्लाई। क्यों? अगर सप्लाई नहीं हुआ तो, अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में आता है तो जीएसटी लगेगा ना यार। हाँ, इंट्रा होगा तो सी और एस लग जाएगा, इंटर होगा तो आई लग जाएगा, पर सप्लाई नहीं तो क्या करेंगे सर आप? समझे मेरी बात? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेक्शन नंबर 7। आइए हम डिफाइन करते हैं क्या? सेक्शन नंबर 7 सप्लाई की डेफिनेशन को शिद्दत से डिफाइन किया सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1। ब्रेक चाहिए क्या बेटा आपको? ब्रेक चाहिए क्या अभी आपको? क्लियर? पर यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? आवाज नहीं आ रही। व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? ठीक है, अभी हमने इस सेशन में क्या पढ़ा? सर जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया, जीएसटी पढ़ा, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट क्या होता है हमने पढ़ा बेटा, हाँ है ना? क्लियर? फिर चार्जिंग सेक्शन पे हम आए सेक्शन नंबर 9 पे, सेक्शन नंबर 5 पे इंडिया का हमने डेफिनेशन पढ़ा बच्चों। अरे यहां तक क्लियर है क्या बच्चों आपको? क्लियर? चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद एंड देन विल कंटिन्यू विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 7। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर पॉइंट। अरे क्लियर? पक्का? डन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय।